अब इसी टॉपिक से रिलेटेड नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल इनकम, सेक्शन 2 क्लॉज 1 है। ये मीनिंग बताता है, बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। हर साल हमारे पार्लियामेंट में ये कोशिश होती है कि क्यों ना एग्रीकल्चरिस्ट पे भी टैक्स लगाएं, इनकम टैक्स लगाएं, लेकिन आपको पता ही अभी भी धरने चल रहे हैं, कितना कुछ चल रहा है। किसी सरकार में अब तक दम नहीं रहा कि एग्रीकल्चरिस्ट से टैक्स वसूल सके, क्योंकि 70% के राउंड पब्लिक एग्रीकल्चर बेस्ड है। तो एक बहुत बड़ा वोट बैंक है सरकार का ये किसान लोग, इन पे टैक्स लगाना हो तो सरकारें भी हिल सकती हैं। तो टैक्स लग नहीं रहा किसानों पे। हालांकि बात ये होती रही है कि जो बड़े जमींदार हैं, जिनकी 50 एकड़ 60 एकड़ 80 एकड़ लैंड है, उनको तो टैक्स देना चाहिए, उनसे तो वसूलो। जो मीडियम वालों को छोड़ दो, 10 एकड़ 5 एकड़ वाले को छोड़ दो, तो उनसे तो लो। उनके पास तो 60-60 वाट है, 35-35 लाख की गाड़ियां लिए घूम रहे हैं, कोठियां बना रखी, उनको किस चीज का एग्जाम? बेचारा तो किसान वो है जिसकी जमीन ही थोड़ी है। तो लेकिन इसको अलग करना, डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाएगा, किस पे टैक्स लगे किस पे नहीं, क्योंकि वो जमीन के भी टुकड़े कर लेते हैं, अलग अलग फैमिली मेंबर के नाम करवा देते हैं। तो ये इशू ऐसा ही है। फिलहाल इनकम टैक्स जो इंडिया में है, इनकम टैक्स ऑन एग्रीकल्चर एग्जम्प्ट है अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। स्टेट गवर्नमेंट को कह दिया कि यू कैन चार्ज एनी टाइप ऑफ टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इफ यू वांट। सेंट्रल गवर्नमेंट का इनकम टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपको टैक्स लगाना है तो कौन सा लगा लो, कोई स्टेट गवर्नमेंट का लगान या कोई लैंड रेवेन्यू कुछ लगाना है। जैसे म्युनिसिपैलिटी शहरों में म्युनिसिपल टैक्स ले रही है, जो शहर की बाउंड्री में प्रॉपर्टी आती है उस पर, वैसे ही आप गांवों की प्रॉपर्टी पे, एग्रीकल्चर लैंड पे कोई थोड़ा बहुत लगान, नेग्लिजिबल, थोड़ा बहुत ज़्यादा तो इनकम टैक्स तो है ही नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाने वाली नहीं है, वो क्या है? एग्जम्प्ट। लेकिन सेक्शन 2(1) ने एग्रीकल्चर इनकम में क्या आता है उसका पूरा मीनिंग बताएगा, क्योंकि हर कोई अपनी इनकम को एग्रीकल्चर बताने की कोशिश करता है। गली में एक रेडी पे होकर सामान बेचने आता है, पोटैटो टमाटो सब कुछ, तो वो भी कहता है मेरी एग्रीकल्चर है। एक कमीशन एजेंट है, किसानों की फसल बिकवाता है और क्या लेता है? कमीशन, अड़तिया बोलते हैं, वो भी कहता है मेरी इनकम क्या है? एग्रीकल्चर। ये लेज वाले, पेप्सिकॉन कंपनी का ही प्रोजेक्ट है लेज वगैरह, ये लेज बेच रहे हैं, कहते हैं ये भी तो किसी से बनते हैं, पोटैटो चिप्स है, तो वो पोटैटो उगता है जी, हम तो उससे ही चिप्स बना रहे हैं, इसलिए ये हमारी क्या है? एग्रीकल्चर। दूध की डेयरी वाला कहता है जी दूध किससे आता है? गाय बहन से, और वो क्या है? वही खेत में उगा हुआ वही कुछ खाती हैं, ठीक है, तो वो भी क्या है? दूध बेचना भी एग्रीकल्चर है। पोल्ट्री फार्म वाला भी कहता है जी पोल्ट्री फार्म तो इनसे ही जुड़ा है खेतों से, इसलिए एग्रीकल्चर। हर कोई अपनी इनकम को एग्रीकल्चरल इनकम बता के टैक्स बचाना चाहता है, इसलिए इनकम टैक्स ने क्लियर कर दिया व्हाट्स द मीन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम। हर चीज को एग्रीकल्चरल कहना ठीक नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनकम टैक्स ने कहा जिस लैंड पे आप एग्रीकल्चर इनकम है या नहीं उसकी बात कर रहे हैं, तो दैट लैंड मस्ट बी सिचुएटेड विद इन इंडिया। पहली बात तो विद इन इंडिया। अगर लैंड इंडिया में नहीं तो इनकम भी एग्रीकल्चर नहीं, खेल खत्म बस। मान लो मेरी 4 एकड़ लैंड बांग्लादेश में पड़ी है, मान लो, या नेपाल में पड़ी है, मैंने बंदे छोड़ दिए, वो उस पर उगा रहे हैं, कुछ खर्चे कर रहे हैं, जो बचेगा मुझे थोड़ा प्रॉफिट मिल जाता है, वो इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। उस इनकम पे क्या लगेगा? टैक्स, अकॉर्डिंग टू माय रेजिडेंशियल स्टेटस। भाई मैं अगर इंडिया में बसा हुआ हूं, मैंने बताया था वर्ल्ड में कहीं से भी मुझे इनकम आए तो टैक्स कहां देना है? इंडिया में मुझे देना पड़ेगा टैक्स। तो मैं इंडिया में रहता हूं और मेरे नेपाल में जमीन है, उसका इनकम जितना भी है वो मेरे लिए एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, क्योंकि सेक्शन 2(1) ने मीनिंग बताता है, क्लॉज 1 ने वो कहता है कि लैंड मस्ट बी सिचुएटेड विद इन इंडिया। इंडिया में नहीं तो इनकम एग्रीकल्चर नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज जरूरी है, ठीक। उसके बाद एग्रीकल्चर की कैटेगरी बना रहा है, क्या एग्रीकल्चर इनकम है? 2(1) के आगे कैटेगरी बना रहा है 2(1)
क्लोज लगा रहा है ए, 2 1 क्लोज बी, 2 1 क्लोज सी, आगे क्लोज लगा रहा है, ये आगे क्लोज लगा रहा है, इसके आगे क्या, ए बी सी। ओके, क्या कहता है, रेंट फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड लेट आउट फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस। मेन बात लिख दी इसने लास्ट में। जमीन आपने सुना होगा, बड़े लोग अपनी जमीनें क्या है, ठेके पे दे देते हैं। सुना होगा ना, कोई यार दोस्त फैमिली में नहीं तो आस पड़ोस वालों का सुना होगा कि इनको क्या है, जमीन का क्या आता है, ठेका आता है, मीन्स रेंट आता है। मैं खुद खेती करना नहीं चाहता, लोग क्या पढ़ लिख गए, वो शहरों में आके रहने लगे, मेहनत खुद करना नहीं चाहते, तो वो कहते हैं कौन वहां पे बंदे रखेगा, बीज डालेगा, पानी देगा, फसल बेचेगा, छोड़ो यार जमीन किस पे दे दो, किराए पे। चलता है अपने एरिया में 50-60 हज़ार रुपये पर एकड़ किराया आ जाता है लगभग बिना टेंशन। 10 एकड़ आपकी जमीन है, कोई टेंशन नहीं, अगला अपने आप उगाए बेचे जो मर्जी करे, जमीन का तो कुछ बिगड़ना नहीं। हमें क्या दे देगा, रेंट। अगर जमीन किराए पे दी, किस लिए दी, खेती के लिए, तो वो किराया क्या है, एग्रीकल्चरल इनकम। रिक्की ने मेरे से जमीन ले ली, 2 एकड़ जमीन ही थी मेरी, रिक्की ने किराए पे ले ली, ठीक है। मैंने कहा जी किराया ₹1,00,000 एकड़ का लूंगा, शहर के नज़दीक लगती है, ज़्यादा दूर नहीं है, मान लो 2 एकड़ कितना किराया, 2 लाख। रिक्की ने क्या किया, वहाँ बराबर करके ना सारा इवन करके मेला लगवा दिया। कहता बड़े कामयाब हो रहे हैं आजकल मेले शहर में लगे हुए हैं, तो 2 एकड़ जमीन को मेला लगाने के लिए यूज़ कर रहा है। ये आगे किराए पे देता है मेला लगाने के लिए, सर्दी में तिब्बत मार्केट वालों को दे देता है, कभी सर्कस वालों को दे देता है, और कभी जब सीजन होता है, शादियों के दिन होते हैं, उन दिनों में कई बार क्या करता है, ये एज अ पैलेस यूज करता है। पुराने टाइम में भी तो होती थी पैलेस, आप जाते होता ही क्या देखा जाए तो बस एक हॉल है जिसमें खाना लगा है, बाकी तो सब कुछ ओपन में है कि बारिश वारिश आ जाए, हॉल मौसम ऐसा हो, अगर बारिश वारिश नहीं कोई ऐसा, तो क्या है 2 एकड़ में वैसी बढ़िया टेंट लगा लो आलीशान, किराया उतना पड़ेगा भी नहीं पैलेस जितना, बढ़िया फंक्शन हो जाएगा, ओपन में अच्छी फीलिंग खेतों के बीच, तो वो किराए पे दे देता है एज अ पैलेस। तो इसको किराए पे दे के मुझे जो 2 लाख रुपए रेंट आता है, वेदर इट इज टू बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चरल इनकम और नॉट, ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं, क्यों नहीं, हाँ, इट इज नॉट यूज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस। मैं किसको कहता हूं, रिक्की को, मैं भाई अगले साल तेरे को किराए पे नहीं देता। क्या सर बात तो बताओ क्या होगी, 60-70 हज़ार किराया चलता है, मैं आपको 10-20 हज़ार रुपये फालतू दे रहा हूँ। मैंने कहा फिर भी नहीं देनी, क्योंकि तेरे को किराए पे दे के मुझे दिक्कत है, तो मेले लगाता है, सर्कस लगाता है, तिब्बत मार्केट लगाता है, तो उगाता नहीं। क्या सर जमीन का कुछ बिगड़ रहा है क्या, जमीन का कुछ निकाल रहा हूँ मैं, बिगड़ रहा है कुछ, भाई मैं कुछ मर्जी करूँ, आपको क्या, आपको तो किराए से मतलब है, बात सही है, लेकिन इनकम टैक्स को तो मतलब है। इनकम टैक्स कहता है टैक्स लगाएंगे। आप कई जो पैलेसेस बने हैं देखो, उनके साथ 1-1, 2-2 एकड़ जमीन क्या खाली है पार्किंग के लिए। देखो मान लो कोई पैलेस है, सपोज मंगलम पैलेस, उसके साथ पार्किंग की बड़ी समस्या है, शहर के आउटर एरिया में है। अब देखो शहर के आउटर एरिया में लोग क्या है, जाएंगे किसी व्हीकल पे, पार्किंग कहाँ हो, जमीन महंगी है इतनी। फिर पैलेस वाले ने क्या किया, पड़ोस के किसान को कहा भाई ऐसा है देख, 2 एकड़ जमीन या 1 एकड़ तेरी जमीन किराए पे दे दे, यहाँ पार्किंग चलानी है, अच्छा किराया ले ले मुझसे। कहता ठीक है जी, मुझे क्या किराया बनना चाहिए, किराए पे दे दी। याद रखना उस किसान का ये किराया क्या है, टैक्सेबल। अदर सोर्सेज का चैप्टर पढ़ेंगे, 5th हेड, खाली प्लॉट का किराया अदर सोर्सेज में टैक्सेबल है, ये एग्रीकल्चरल इनकम नहीं, पार्किंग के लिए किराए पे दिया है। समझ आई। मार्बल वालों को दे देते हैं, मार्बल वाले कैसे बैठे हैं देखा होगा, मार्बल कोई शोरूम्स में तो बिकता नहीं, मार्बल तो इतना हैवी आइटम है, ओपन यार्ड में ही रखा होता है, जमीन के ऊपर ओपन में, बस तो ऐसे चलता है बिजनेस। तो किसी को जमीन दे दी 2-4 एकड़ भी मार्बल रखने के लिए किराए पे, तो वो किराया भी एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है। समझा, लैंड किस लिए किराए पे देनी है, खेती के लिए। मेरे से जमीन किराए पे ली किसी बंदे ने, मेरे से जमीन किराए पे लेके वो उस पे एनिमल्स के लिए फीड डेवलप करता है, उगाता है, चारा उगाता है, जिसपे वो ग्रेज आउट करेंगे, वो चरेंगे, वो जानवर ग्रेजिंग करेंगे, तो वो क्या एग्रीकल्चर पर्पज में यूज हो रही है, यस, ये एग्रीकल्चर ही तो है, चारा उगा रहा है पशुओं के लिए, उगाने के लिए यूज कर रहा है ना, तो ये
किराया मेरे लिए क्या है, एग्रीकल्चरल इनकम। क्योंकि अगर यही ना क्लियर हो क्या एग्रीकल्चर है और क्या एग्रीकल्चर नहीं तो बड़े डिस्प्यूट हो जाएंगे। आप तो हर इनकम को खेती कह के माफ करवा लेंगे। इस तरह से इनकम टैक्स को पूरा हिसाब होता है। मान लो ईशा के नाम 2 एकड़ लैंड है या 4 एकड़ लैंड है, ठीक है, और ये कह रहे हैं जी मेरे को खेती की कमाई हर साल 50 लाख रुपए हो रही है। इनकम, इनका बिजनेस भी है एक, उसमें तो कहते हैं घाटे में चलता है, कोई फायदा फुदा नहीं होता। और खेत है 4 एकड़, उसमें कहते हैं 50 लाख रुपए कमा लिया। ये ऑफिसर को पता होता है, आइडिया होता है कि 1 एकड़ में इस साल कितनी कमाई होती है, 1 साल में इस एरिया में आइडिया होता है। तो ऑफिसर को आइडिया है कि सबको 50, 60, 70,000 बचता है 1 एकड़ में। तो आपने अच्छा काम किया तो 10,000 और लगा लो, इतनी बात है ना। तो 3-4 लाख से ज्यादा 4 एकड़ में बच नहीं सकते, और आप कह रहे हो 50 लाख बच रहे हैं, तो ये सरासर क्या है, झूठ। ऑफिसर आपका केस चेकिंग में लगाएगा, स्क्रूटनी में लगा के चेक करेगा कि बताओ आपकी जमीन सोना कैसे उगल रही है, 4 एकड़ में 50 लाख रुपए कैसे कमा लिया आपने, क्या उगाया था ऐसा, पूछेगा। आपके पास कोई जवाब ही नहीं होगा, उगाया तो वही कनक ही है। वो कहते जी 1 एकड़ में लगती इतनी है, तो बताओ इसका मतलब ये इनकम कौन सी है तुम्हारी, अदर देन एग्रीकल्चर, ये बिजनेस की इनकम है। और लोग यही करते हैं, बिजनेस की इनकम को किस में दिखा देते हैं, खेतों में। तो ऑफिसर को आइडिया है कि 1 एकड़ में कितनी कमाई खेत में हो सकती है, उससे ज्यादा वाली पे दिक्कत आ सकती है आपको, वो बिजनेस इनकम होती है, उस पे क्या है, टैक्स। चलो पहली बात क्लियर। 21A का आगे सब क्लोज है ए, 21A का एक और क्लोज है बी। ये कहता है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से कमाओगे तो वो भी क्या है, एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कौन सी है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कौन सी होती है, जिसपे आपने बेसिक ऑपरेशन किए हो, सब्सिक्वेंट ऑपरेशन किए हो तो अच्छा, सब्सिक्वेंट ऑपरेशन किए तो अच्छा, ना किए तो भी अच्छा। ये मस्ट बी परफॉर्म्ड है, मस्ट बी परफॉर्म टू ट्रीट इनकम एज एग्रीकल्चर, इनकम एज एग्रीकल्चरल इनकम। ये हमें कह रहा है कि ये वाले ऑपरेशन हर हाल में होने चाहिए। अगर बेसिक ऑपरेशन नहीं हुए तो एग्रीकल्चर इनकम भी नहीं। बाद वाले काम करो या ना करो खेत पे फर्क नहीं पड़ता। बेसिक ऑपरेशन होते कौन से हैं, जैसे टीलिंग ऑफ लैंड, लैंड की खुदाई करो, सोइंग ऑफ सीड, बीज डालो, इरिगेशन पानी दो, इरिगेशन ये पानी, तो पेस्टिसाइड डालो, ये सब काम क्या है, बेसिक। ट्रैक्टर से आप बैल वैल लगा के खुदाई करोगे, टीलिंग करोगे, बीज डालोगे, सोइंग ऑफ सीड, पानी दोगे, पेस्टिसाइड स्प्रेड आउट करोगे, फसल खराब ना हो। ये सारे ऑपरेशन क्या है, बेसिक। अगर आपने ये ऑपरेशन किए हैं तो पक्का आपने क्या कमाया है, एग्रीकल्चरल इनकम। अगर ये काम नहीं किए तो आपकी इनकम एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है। बाद वाले काम करो या ना करो, जैसे कि फेंसिंग ऑफ फील्ड, आपने अपने खेतों के चारों तरफ क्या है, फेंसिंग कर दी, तार लगा दी, लगाते ना वो कांटे वाली तार होती है। दीवारें खींचनी तो देखो बहुत महंगी है, इतनी बाउंड्री करनी कोई नहीं दीवारें खींचता, खेत में जगह भी खराब होती है। फेंसिंग तो करते हैं लोग, जानवर ना घुस जाएं। और ये जो बेचारे नंदी भूखे फिरते हैं, ये 2-4 घुस जाए ना खेत में तो बस सारा ही साफ कर दें। तो मान के चलो इनको तो रोकना ही है, फेंसिंग करनी है खेत के चारों तरफ। ओके, डिगिंग आउट ऑफ अनडिजायर्ड प्लांट, फालतू पौधे निकाल फेंकने हैं। टू कट द क्रॉप, ये बेसिक में ही आ जाता है, वैसे तो ये कोई इशू नहीं, में फेंसिंग बाद का काम है। टू कट द क्रॉप, फसल काटना काम है। टू कैरी टू सिटी, शहर लेके आना, ये भी क्या है, बाद का काम है। ये वाले काम फसल काटना, साफ करना, शहर लाना ट्रॉली में भर के, खेत के चारों तरफ तार लगाना, ये सब बेसिक ऑपरेशन नहीं है। ये सारे कौन से ऑपरेशन है, सब्सिक्वेंट। इसमें कुछ इसे बेसिक का पार्ट मान लेते हैं कि फालतू पौधे निकाल फेंको, वो खेत में होता है ना, खरपतवार बोलते हैं, वेस्ट,
अनडिजायर्ड प्लांट उग जाते हैं, उसे निकाल नहीं फेंकोगे ना तो वो सारी फर्टिलाइजर यूरिया वही खींच जाएंगे, निकाल फेंकते हैं। ओके, ये काम बेसिक में भी गिना जा सकता है, सब्सिक्वेंट में भी। मेन है ये काम ना भी करोगे फर्क नहीं पड़ता, ये काम ना करो कोई नहीं, ये काम ना करोगे तो एग्रीकल्चर नहीं होगा। सिर्फ ये वाले काम करने से आपकी इनकम एग्रीकल्चर नहीं बनेगी। फॉर एग्जांपल, मान लो मैंने किसी बंदे की राम प्रकाश फार्मर है, राम प्रकाश की जमीन है, फार्मर है, उसके एक्सपेंसेस ऑन एग्रीकल्चर, उसके एग्रीकल्चरल जो एक्सपेंसेस हैं 10 लाख हैं। सेल ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप टू सुमित, उसने खड़ी फसल सुमित को बेच दी 14 लाख में, समझे। राम प्रकाश ने खेतों में फसल उगाई, पानी देके बीज डाल के, खड़ी फसल सुमित ने खरीद ली 14 लाख रुपए में। अब आ जाओ सुमित की बात करते हैं। कॉस्ट ऑफ क्रॉप स्टैंडिंग क्रॉप, कॉस्ट ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप परचेज कितने लाख की खरीदी? 14 लाख। एक्सपेंसेस टू कट एंड कैरी टू सिटी, शहर लाने के सब खर्चे, काटना, साफ करना, सब मिला के 2 लाख हो गए। तो इसकी टोटल कॉस्ट क्या पड़ी? सुमित की टोटल कॉस्ट पड़ी 16 लाख। इसने सेल ऑफ होल क्रॉप, इसने सारी फसल बेच दी 25 लाख रुपए में, तो 9 लाख रुपए ये कमा गया। इसकी बिजनेस की इनकम है, ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं, ये टैक्सेबल होगी। सुमित ने क्योंकि बेसिक ऑपरेशन नहीं किए, उगाया उसने सुमित ने ना, वो तो उगाया लाया किसान से सस्ता, थोड़े खर्चे किए, 14 लाख पे 2 लाख खर्च हो गए, कटवाया, साफ किया, शहर लाया और कितने में बेच दिया? 25 लाख। कितने कमा गया ये? 9 लाख। ये कौन सा इनकम है? बिजनेस। ऐसी अड़तीय क्या उगाते हैं कमीशन एजेंट? नहीं, उनकी इनकम भी कौन सी है? बिजनेस इनकम। गली में होकर आता है, उगाता है नहीं, उगाया सस्ता लाता है, फसल महंगी बेचता है। आलू, टमाटर, प्याज थोड़ा मान लो 20 रुपए किलो लाया, 25 बेच दिया, तो उसने उगाया है नहीं। उसकी इनकम कौन सी है? टैक्सेबल इनकम है, बिजनेस इनकम है, एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है। लेकिन राम प्रकाश के लिए बोलो, 10 में उगाया, 14 में बेचा, उसकी कौन सी इनकम है? राम प्रकाश के लिए एग्रीकल्चरल इनकम है कितनी? 4 लाख। प्रकाश ने तो उगाया था, वो कहता है कौन काटेगा, शहर लेके जाएगा, लाइनों में लगानी पड़ती है वहाँ पे ट्रॉली, कौन धक्के खाएगा, थोड़े कम सही। उसने कहा ऐसे ही बेचो, बड़े किसान ऐसे ही बेच देते हैं। और इवन कई बार तो बेचारों के साथ इतना बुरा होता है, उन्होंने मेहनत करके 4 कमाया और ये कमीशन एजेंट और रोड मीडिएटर बिना मेहनत किए उनसे भी ज़्यादा कमा जाते हैं। ऐसा होता है, किसान का आलू बिक रहा है 5 रुपये किलो, मान लो बेचारे ने 2-3 रुपए किलो में तो उगाया ही है, 1-2 रुपए किलो बचे, और जो आड़तिया 5 रुपए ले गया वो आगे बेच रहा है मान लो 10 रुपए, और जो आगे होकर बेच रहा है वो 20 रुपए, तो किसान को तो 1-2 रुपए बचे और ये मीडिएटर उससे भी ज़्यादा कमा जाते हैं। यही तो किसान के साथ प्रॉब्लम है। तो ही तो वो आंदोलन और ये चीज़ें सोचता है भी हमें नहीं कुछ, हमारे जिम्मे नहीं आ रहा कुछ भी सरकार उठा ले हमारी सारी फसल, आगे लोगों को, आड़तियों को, उनको सरकार सप्लाई करे, भी हमें तो रेट ठीक मिल जाए। पर सिस्टम कुछ ऐसे हैं। इस बार कभी फसल की शॉर्टेज होगी, रेट बहुत बढ़ गए, किसी चीज़ के, प्याज के, आलू के, टमाटर के, भिंडी, कोई भी चीज़। अगली बार क्या होगा? वो चीज़ उगाएगा तो पता लगेगा कोई लेने वाला नहीं है, वो कौड़ियों के भाव बिक रही है, फिर लॉस हो जाता है उसको, ठीक है। और बड़े बड़े सेट कोल्ड स्टोर में लगा लेते हैं सस्ते रेटों में लेके, और बड़ा महंगा बेचते हैं बाद में। तो किसान मैनेजमेंट नहीं कर सकता, बेचारे ने तो फसल संभालेगा कहाँ? लोन लेके तो फसल उगाई होती है, उसमें इतना हौसला कहाँ कि सारी फसल को कोल्ड स्टोर में वो लगा दे, इतनी फसल को कि मैं ही बेच लूँगा बाद में। इतना स्मार्ट वर्क वो जानता नहीं ना, बेचारे के पास पैसे, लोन ले के फसल उगाई है, चुकाना है, बेचने पे मजबूर है। तो ये दिक्कत हो रही है, जो ये सिस्टम है ये सुधारने की ज़रूरत है। चलो समझ आया क्या एग्रीकल्चर है क्या नहीं? क्लियर? चलो, एक बंदे ने मान लो कोई खेती भी की और साथ में बिजनेस भी किया है, तो आपको उसे डिसइंटीग्रेट करना होगा, अलग अलग करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने अपने खेतों में गन्ना उगाया, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन,
शुगर केन अपने गन्नों में अपने खेतों में गन्ना उगाया, ये है 10 लाख रुपए का गन्ना, 10 लाख का होगा। बाजार में बेचो फालतू में तो क्या आएगी, एग्रीकल्चर इनकम। बाजार में बेचोगे तो एग्रीकल्चर। इसने बाजार में नहीं बेचा, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शुगर केन एट द टाइम ऑफ यूज इन शुगर मिल। इसकी अपनी शुगर मिल है, बाजार में बेचता तो गन्ना कितने का है, चलो 13 लाख का कर लो, 13 लाख का गन्ना है बाजार में बेचे तो, लेकिन इसने बेचा नहीं, अपनी मिल में यूज कर दिया। तो फिलहाल ये 3 लाख कौन सी इनकम है, ये 3 लाख एग्रीकल्चरल इनकम है। बेचा नहीं तो क्या बेच सकता है, कितने में, 13 में। खेतों के लिए तो कितने की सेल है, 13, 3 लाख रुपए एग्रीकल्चर। फैक्ट्री शुगर मिल के लिए कॉस्ट गन्ने की 13 मानना, क्योंकि अगर अपने खेत ना होते, शुगर मिल बाजार से गन्ना खरीदती शुगर केन, कितने का मिलता, 13 लाख का। चलो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शुगर फ्रॉम केन। शुगर केन से शुगर बनाने के खर्चे मान लो 4 लाख आ गए, या चलो 2 लाख आ गए। सेल ऑफ होल शुगर, सारी चीनी आपने बेच दी 20 लाख रुपए में। तो आपको अलग अलग करना होगा, उगाना तो खेती की इनकम है, और आगे चीनी बना के बेचना वो फायदा कौन सी इनकम है, नॉन एग्रीकल्चर, वो बिजनेस की इनकम है। आपको इसे अलग करना पड़ेगा। ये हटा दूं, बेसिक और सब्सिक्वेंट ऑपरेशन। बेसिक ऑपरेशन किए हैं तो एग्रीकल्चर है, सब्सिक्वेंट नहीं भी किए तो चलेगा। राम प्रकाश ने बाद के काम किए थे, फसल काटना, शहर लाना ना, उसने तो स्टैंडिंग क्रॉप बेच दी थी 14 लाख रुपए की 10 वाली, 4 लाख रुपए उसकी कौन सी इनकम है, एग्रीकल्चर, क्योंकि राम प्रकाश ने ये काम किए थे, ये नहीं किए कोई बात नहीं। और सुमित ने कौन से काम किए थे, सिर्फ ये वाले, बेसिक किए नहीं थे, इसलिए सुमित की इनकम क्या थी, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, यानी कि बिजनेस इनकम। क्लियर। चलो अब आप मुझे ये बता दो, इस सारे खेल में इनकम कितनी है, टोटल इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शुगर केन एंड शुगर। शुगर उगा के बना के टोटल क्या हुआ, 20 लाख की चीनी बिकी, सेल ऑफ शुगर कितनी है, 20 लाख। खेतों में उगाने का खर्चा कितना है, 10 लाख। शुगर केन की के एग्रीकल्चरल एक्सपेंस और मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा कितना है, 2 लाख। सारे खेल में बताओ ना, इस बंदे की टोटल इनकम कितनी होगी ये तो बताओ। 20 लाख रुपए में फसल बेची, गन्ना खेतों में उगा कितने में, 10 लाख। 2 लाख गन्ने से क्या बनाने का लग गया, शुगर बनाने का, चीनी का 12 लाख। 12 लाख का खर्चा लगा, 20 लाख में बिकी तो कितना प्रॉफिट, 8 लाख। इसमें से मुझे क्या करना है, अलग अलग, एग्रीकल्चरल इनकम और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम को मुझे अलग करना पड़ेगा, जिसे आप बिजनेस इनकम भी कह सकते हो, नॉन एग्रीकल्चर। करो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जो चीज उगी है उसका बाजार का रेट माइनस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, उगाने का खर्चा, कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन, बस ये एग्रीकल्चर है। उगा कितने में, 10, बाजार में बेचते तो उस वक्त भाव क्या चल रहा है बाजार में, जब यूज किया 13 माइनस 10, कितने रुपए खेती की इनकम आ गई, 3 लाख एग्रीकल्चर इनकम है। बाजार का रेट आप देखो ना, जिस दिन ये गन्ना अपनी शुगर मिल में यूज किया आपने, ठीक है, उस दिन बाजार का रेट कैसे पता कर लो। क्या उस दिन गन्ना और भी खरीदा है क्या कहीं से बाजार से, पता लगता है यस। शुगर मिल की ना कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, पूरी स्टेट का गन्ना ही कंज्यूम करके चीनी बना सकती है, इतनी कैपेसिटी होती है। मान लो ये गन्ना बाजार से भी खरीद रहे हैं, तो उस दिन या उससे एक दिन आगे पीछे, अगर उस दिन नहीं खरीदा, छुट्टी है या कुछ, उससे एक दिन आगे पीछे का देख लो, एडजॉइनिंग डेट का गन्ना एवरेज किस रेट में खरीदा है, वेटेड एवरेज ले लो भी, कोई थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा एवरेज। उस दिन मान लो 15 फरवरी को ये गन्ना यूज हुआ अपनी मिल में, तो 15 फरवरी को मार्केट से खरीदा, हाँ खरीदा,
उस दिन की सारी की परचेज कॉस्ट डिवाइडेड बाय सारी क्वांटिटी, क्या आ जाएगा, वेटेड एवरेज, कि उसकी कॉस्ट क्या है, बाजार में रेट क्या है, वो रेट से ये फेयर मार्केट वैल्यू बनती है। कोई किस रेट खरीदा, कोई किस रेट, एक क्वेश्चन बता दूंगा, वेटेड एवरेज पता लग जाएगी। तो इस तरह से क्या आ गई, 3 लाख एग्रीकल्चर, 8 में से 3 आ गई, तो 5 कौन सी है, नॉन एग्रीकल्चर। वैसे से फॉर्मूला स्टाइल में लिखना है तो क्या, सेल ऑफ फिनिश गुड्स यानी चीनी बेची माइनस फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शुगर केन माइनस मैन्युफैक्चरिंग के खर्च। तो इस स्टाइल में लिख सकते हो। फैक्ट्री के लिए तो गन्ना 10 का नहीं, कितने का माना जाए, 13, बाजार से लेते तो 13 का ही मिलता। 2 लाख चीनी बनाने के लग गए 15, तो 20 लाख में से लेस कर दो कितना, 13, लेस कर दो 2 लाख, तो 5 लाख रुपए कौन सी इनकम बची है, ये नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। क्लियर, समझा। तो अलग करना पड़ेगा। किसी ने पान के पत्ते, बेटल लीव, वो डेवलप किया, वो बेच रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, एग्रीकल्चर है। उगा रहा है पान के पत्ते, बेच रहा है। टबाकू उगा रहा है और बेच रहा है, वो एग्रीकल्चर है। लेकिन पान से आगे पान पराग बना रहा है, वो दिक्कत है। पान से पान पराग बनाना तो बीच में क्या इन्वॉल्व हो गया, बिजनेस। जैसे गन्ने से चीनी बनाना, तो आपको यही स्टोरी रिपीट करनी पड़ेगी, कितना एग्रीकल्चर कितना नॉन एग्रीकल्चर। क्लियर। आपने कोई चीज उगाई, उसको क्रश करके थोड़ी सी चीजें और मिक्स करके चूर्ण बना के बेच रहे हैं, तो भैया ये सेकंड वाला क्रश करने वाला काम जो है ये बिजनेस की एक्टिविटी है। पहले वाला उगाने तक क्या है, खेती। आपको टुकड़े करने पड़ेंगे, ब्रेकअप चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर एग्जाम्प्ट है ना कि बिजनेस एग्जाम्प्ट है, डिवाइड करना होगा। सही है। तो आपको ये पता लग गया क्या एग्रीकल्चर क्या नॉन एग्रीकल्चर, और अगर कंबाइन है तो उसे अलग कैसे करना है वो मैंने आइडिया दे दिया। फेयर मार्केट वैल्यू पता करनी पड़ती है, कैसे, वो एक क्वेश्चन से भी देख लेंगे। देखना, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी चल रहा है। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इंक्लूडिंग एक्टिविटीज टू मेक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटेबल। भैया ये भी एग्रीकल्चर का हिस्सा है। आपने कुछ उगाया और उसको क्या है, मार्केटेबल बनाया जा रहा है, कि बाजार में बेचा जा सके, उस लायक बनाया जा रहा है, तो ये कोई बिजनेस नहीं है, ये भी किसका पार्ट है, एग्रीकल्चर का। मेरा कहने का मतलब, फॉर एग्जांपल टबाकू के जो लीव्स हैं, टबाकू लीव्स ड्राइड आउट कर रहे हो, उनको धूप में छोड़ दिया, सूख जाएंगे। तो टबाकू, पान का पत्ता तो ऐसे ही बिक जाता है, खाने में काम आता है, सुखा भी सकते हैं, लेकिन टबाकू ऐसे क्या काम आएगा। टबाकू तो सुखाया जाता है, फिर पीसा जाता है, फिर वो सिगरेट बीड़ी और वो जो कुछ भी बनता है इस तरह बनता है। तो टबाकू लीव्स जो हैं, तेंदू लीव वगैरह भी यूज होता है, वो बीड़ी का जो वो होता है ना पत्ता जिसमें टबाकू डालते हैं, उसे तेंदू लीव बोलते हैं। तो ये सब चीजें क्या हैं, सुखाई जाती हैं। कैसे, या तो छोटा किसान है तो ओपन धूप में डाल देगा, सूख जाएगा, और अगर बड़ा किसान है तो कहता कौन यार धूप में कोई दिक्कत हो जाए, बारिश आ जाए और हो जाए, मशीनें लगा रखी, करना ही क्या है, बस उसमें डाला सूख जाता है, बस और कुछ नहीं, ताकि वो बिकेगा ही नहीं। बड़े बड़े बैग में डाल के कार्टून में भेजते हैं सूखे हुए पत्ते, तो वो इस तरह से बड़े कार्टून में डालना और सुखाना ये पार्ट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है। जैसे अपन सब्सिक्वेंट ऑपरेशन नहीं कहते भी, अब काट के लेके जाना, शहर तक लाना, वो भी किसका पार्ट है, एग्रीकल्चर का हिस्सा, क्योंकि नहीं तो बिकेगी नहीं। खेत में जरूरी थोड़ी है सबकी स्टैंडिंग क्रॉप बिकती हैं, बड़े लोगों को तो काट के साफ करके बैग में डाल के शहर तक लाना पड़ता है। तो ये सारे एक्सपेंसेस क्या मान लो, पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर। तो जितने की फसल बिकेगी माइनस बीज, पानी, लेबर, माइनस ये खर्चे भी काटने के, शहर लाने के भी एग्रीकल्चर एक्सपेंसेस मानते हुए कम कर देना, आपकी इनकम में से कम हो जाएंगे, एग्रीकल्चर इनकम माइनस हो जाएगी। क्लियर, ये पार्ट है। चलो, आपने देखा होगा शहर में ट्रॉली में क्या, किसान वो गोभी ले घूमते हैं शहर में, लहसुन और प्याज लेके भी घूमते हैं, ज़्यादा चीज़ें नहीं तो ये चीज़ें तो अक्सर मिलते हैं, और खुद ही उन्होंने लाउड स्पीकर लगा रखा है और आवाज़ें लगा रहे हैं लोगों को। जैसे क्या उनकी इनकम एग्रीकल्चर है?
एग्रीकल्चर है जो शहर में वो इस तरह लाउड स्पीकर लगा के 2-2 किलो 1-1 किलो बेचते फिरते हैं, एग्रीकल्चर है। अगर वो किसान है, खुद उगा रहा है, क्या हुआ, होलसेल की जगह किस में बेच रहा है, वो रिटेल में। बेचना तो है ही, उसने होलसेल में बेचता आड़ती को सस्ता। समझदार हो गया किसान, कहता जी आड़ती खुद ही बड़ा कमा जाते हैं, तो कहता है मैं ही डाल के ट्रॉली में रोज शहर में बेच आऊंगा। कई समझदार किसान है, वो क्या है, 2 भाई आ जाते हैं, ट्रॉली भरी हुई, लाउड स्पीकर लगाए, उससे बोल बोल के प्याज आगे बढ़िया प्याज बोल के चलो जी, लोग ऐसे भेज देते हैं किलो किलो 2-2 किलो अच्छे रेट में। तो उनकी एग्रीकल्चर है क्योंकि उन्होंने वो उगाया है, वो एग्रीकल्चर है। एक शहर के मेन चौक पे फ्लावर्स की दुकानें हैं, फ्रेश फ्लावर्स। वो फ्लावर जो हैं वो शादियों में डेकोरेशन में काम आते हैं, बर्थडे फंक्शन में काम आते हैं, पूजा पाठ में काम आते हैं। वो दुकान वाला वो फ्लावर बेच रहा है, तरह तरह के फ्लावर, तो वो एग्रीकल्चरिस्ट है क्या? नहीं। यहां भी वही बात है, उसने उगाए हैं क्या? नहीं। पता लगता है जी वो तो कोलकाता साइड से आते हैं, वहां से बायर, और यहां बिकते, तो वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं। लेकिन अगर किसान ने अंदर ही, दुकान के अंदर ही क्या है, 400 गज की जमीन है उसकी, उसमें प्लांट लगा रखे हैं उसने, तो फिर तो वो उगा रहा है ना, वही फ्लावर उगे हुए बेच रहा है, तो उसकी इनकम कौन सी है? एग्रीकल्चर। एक केस हो गया, बंदे ने नर्सरी बनाई, नर्सरी समझते हो, बने अपने शहर में छोटे छोटे प्लांट होते हैं, छोटे छोटे बीज डालता है, छोटे छोटे लिफाफे में, कुछ छोटे पोट में छोटे छोटे प्लांट उगाता है। जब थोड़े थोड़े बड़े हो गए तो लोगों को बेच देता है। पूरे बड़े नहीं करता वो, बस थोड़ी ब्रीड ही तैयार करता है, बस आगे बेच देता है। क्या वो जो प्लांट उगा रहा है इस तरह से और महंगे बेचता है, क्या ये उसकी इनकम सीडलिंग या नर्सरी से इनकम एग्रीकल्चर है? इस पे कोर्ट केस है। फैक्ट याद रखना है बस कि नर्सरी या इस तरह का सीड तैयार करना, सीडलिंग, नर्सरी उगाने से रिलेटेड है ना। छोटे फ्लावर पोट में या किसी छोटे पॉलीथीन में उगा रहा है, मिट्टी डाल के उगा तो रहा है, वो इनकम एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर है। एक केस हुआ, देखना, किसी बंदे ने अपने घर के ऊपर टेरेस पे बहुत ज्यादा फ्लावर वॉसेस, गमले रख लिए, पोट कह लो, वॉसेस काफी सारे, जैसे आपने बिल्कुल साथ 300 400 500 पौधे रख लिए, वो फ्लावर वॉसेस रख लिए, हर एक में एक एक प्लांट लगा दिया, जैसे फ्लावर का ही लगा दिया। अब 500 पौधे हैं, जैसे रोज की बात करें, वो एक स्टिक की शायद 20-30 रुपए की आती है, मान के चलो 500 प्लांट लगा दिया, हर एक पे 2-2 4-4 फ्लावर भी हो रहे हैं डेली, तो रोज का कितने रुपए हो गए? हजारों रुपए में वो गमले से तोड़े जा रहा है, फ्लावर बेचे जा रहा है। या मिर्च विर्च लगा ली, गमले में उग जाती है वो, और वो काटे जा रहा है, बेचे जा रहे हैं। ऑफिसर कहता है ये इनकम तेरी एग्रीकल्चर नहीं है। वो बंदा कहता है सर ये मेरे घर के ऊपर लगा हुआ गार्डन है, ऐसे गमले लगा रखे हैं, उसमें उग रहा है, ये इनकम एग्रीकल्चर है। ऑफिसर कहता है ऐसे थोड़ी चलता फिरता तेरा खेत, कहीं मर्जी ले जा खेत को, गमले है तो ये एग्रीकल्चर नहीं है। आप क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? माना गया, कोर्ट ने कहा फिर क्या हो गया, जमीन पे नहीं उगाया तो उसने फ्लावर पोट में उगा लिया, काम तो वही किया ना, बीज डाला, पानी दिया, निगरानी की, काटी फसल, जो भी प्लांट पे जो भी उग रहा है, तो क्या हो गया, काम तो वही कर रहा है ना, बेसिक ऑपरेशन। तो इट मींस इट इज एग्रीकल्चरल इनकम, इसे एग्रीकल्चरल इनकम माना गया। क्लियर? एग्रीकल्चरल इनकम माना जाएगा। मशरूम कैसे लगता है? ऐसे ही लगता है। मशरूम जो है ना, ऐसे आम खेतों में नहीं लगता, या तो वो गंदगी के ढेर पे लगा होता है, वो छोड़ो, वरना जो उगाते वाइट वाइट जो बाजार में बढ़िया आता है, तो वो क्या करते हैं, एक रूम लिया, उसमें शेल्फ डाल दी, छोटी छोटी स्लैब जैसे शेल्फ, उसमें थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल दी, एक लेयर ऊपर 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 शेल्फ डाले जाते हैं, उसी में उग जाता है मशरूम। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करनी पड़ती, वो तो इस तरह बंद कमरे में एक स्पेशल टेम्परेचर दे के इस तरह उगा लिया जाता है। तो क्या उसकी इनकम एग्रीकल्चर है? बिल्कुल है, क्योंकि एक्टिविटी वही की है। हिंदुस्तान में तो बोतल में पौधे बढ़ते हैं, वो मनी प्लांट देखो बोतल में ही बढ़ता है, वो उसको तो जमीन में मिट्टी चाहिए नहीं। तो क्या हो गया, एक्टिविटी वही है, इनकम क्या होगी, एग्रीकल्चरल। क्लियर? चलो, एक बंदे के पास फिल्म, कोई पंजाबी मूवी लगा लो, इस एरिया में तो वही मिलेंगे, बॉलीवुड वाले नहीं मिलेंगे, कोई पंजाबी मूवी है, उसका कोई सॉन्ग जो है पिक्चराइज करना है, शूट करना है,
उन्होंने किसान को कहा, उस किसान के यहाँ सरसों की फसल उगी हुई है, येलो येलो कलर की होती है ना, ऊपर छोटे छोटे फ्लावर लगे होते हैं, तो वो उगी हुई है। वो कहते जी हाँ बस यही ठीक रहेगा, यहीं वो शूटिंग करनी है, सरसों के खेत हों ये वो। तो उन्होंने उस किसान को कहा भाई तेरी 2 एकड़ ज़मीन जो है किराए पे दे दे, 2 एकड़ बस, 2 एकड़ ज़मीन। कहता बढ़िया सीन बनेगा खेतों में, ये ऐसे शूटिंग करनी है, एक सॉन्ग है ऐसे। तो उसने किराए पे दे दी 2 एकड़ ज़मीन, किराया ले लिया। तो वो एग्रीकल्चर इनकम है? नहीं, उसका उगाने से लिंक नहीं है कोई लिंक उगाने से? नहीं, वो तो क्या है, शूटिंग के लिए किराए पे दिया है। दैट इनकम कांट बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चरल इनकम। किसी ने बहुत बढ़िया गार्डन बना रखा है, कहता मैंने तो बनाई इसलिए कि लोगों को क्या देंगे, किराए पे शूटिंग वूटिंग के लिए। तो भैया वो गार्डन जिसमें प्लांट लगे हैं वो भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। समझ आई बात? हर कोई चाहता है कि एग्रीकल्चर बता दें, पर नहीं। और देखना, इनकम टैक्स ने कहा कि ये भी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। कौन सी? पोल्ट्री फार्म, पोल्ट्री फार्म, डेयरी फार्म, ब्रिक किलन, ये सब बिजनेस है, ये सारे बिजनेस हैं, बिजनेस। फिशिंग पॉन्ड बना रखा है, फिशिंग पॉन्ड। एमू सुना? एमू, एमू एक ना जानवर है कंगारू की टाइप का, वो फॉर्म, उसके लिए सरकार सब्सिडी भी देती है, एमू फॉर्म बनाओ, दवाइयाँ बनती हैं इससे, काफ़ी बड़ा होता है वो, डक टाइप उस टाइप का होता है एमू फॉर्म। वो बनाया। फिशिंग पॉन्ड, मछलियाँ बेचता है डेवलप करके, ठीक है, वो बेचता है, उसका काम है। पोल्ट्री फार्म, चिक्स लाता है, बढ़ते रहते हैं, एग भी बेचता है और चिक्स भी, वो सब। दूध की डेयरी, ब्रिक किलर, इंटो का भट्ठा, ये सब क्या है? बिजनेस। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 9th-10th क्लास के अंदर आप पढ़ते हैं सिविक वगैरह या इको वगैरह, उसमें इनको प्राइमरी एक्टिविटी में कवर किया गया है। खेती और ये सब उससे जुड़ी हुई चीजें, प्राइमरी एक्टिविटी। वहां क्या किया, छोड़ो, इनकम टैक्स कहता है ये सारे बिजनेस है। दूध की डेयरी में दूध बेचोगे, जो बचेगा वो बिजनेस है दूध की डेयरी में। पोल्ट्री फार्म खोल रखा है, बिजनेस है। भट्ठा लगा रखा है ईंटों का, मिट्टी से ईंटें बनाता है, वो भी बिजनेस है। फिशिंग पॉन्ड बना रखा है, वो भी क्या है? फिशिंग पॉन्ड भी जो है बिजनेस है। सिल्क प्रोजेक्ट, सिल्क प्रोजेक्ट और या हनी प्रोजेक्ट, ये भी बिजनेस है, ये भी टैक्सेबल है। एक आदमी ने केस हुआ इस पे, हनी प्रोजेक्ट। हनी बीज होती है ना मक्खियां, वो हनी बी, वो क्या है, इधर उधर फ्लावर से मटेरियल एब्जॉर्ब करती हैं, अपने अड्डे पे जाके वहाँ पे वो मटेरियल एक्सट्रैक्ट करती हैं, उससे वो शहद बनता है। तो किसी बंदे ने क्या किया, वो हनी प्रोजेक्ट लगाया, वो डिब्बे बॉक्स लगा रखे होते हैं उन्होंने, उसमें होती हैं वो मक्खियाँ सारी। रोड साइड जाते हैं ना, आते कई बार वाइट डिब्बे लगे दिखे होंगे इतनी इतनी हाइट पे आपने, तो आपको भी डाउट होता है पता नहीं ये क्या है, हनी प्रोजेक्ट लगा रखा तो रोड किनारे। मैं तो कई बार देखा है जाते हुए रास्ते में, उसमें वो बंदा चीनी डाल रहा होता है इंडिया है वो, चीनी मिलावट वाला शहद होता है। लेकिन वो जो फ्लावर से लेके आती हैं उससे वो रियल जो शहद है वो लग जाता है ना बड़ा सा, वो उस टाइप, तो शहद बनता है। एक बंदे ने क्या किया, खेत है उसके पड़ोस में ही शहद का प्रोजेक्ट लगा लिया उसने, कह रहा जी इन्हीं मेरे खेतों से ये मक्खियां जो हैं मटेरियल एब्जॉर्ब करती हैं तो ही शहद बनता है, इसलिए खेतों की कमाई है सर, जो ये शहद से कमाई हो रही है। ऑफिसर कहता है तेरा अपना खेत ना होता तो ये बेचारी तो किसी और के खेत से भी ले आती, इनको कोई रोक थोड़ी है किसी तरह की। ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा। शहद बेचना या सिल्क का प्रोजेक्ट, ये सब क्या है? बिजनेस। सिल्क आपको पता है कैसे बनता है? सिल्क वॉर्म क्या करता है, वो सिल्क वॉर्म इधर उधर ऐसी प्लांट से मटेरियल जैसे भी ऑब्जर्व करता है, उससे धागा बनाता है कोई, अपने आसपास अपने ऊपर ही लपेटता रहता है, उसको बार बार लपेटता रहता है, और वो एक एग शेप हो जाता है, कुकून बोलते, कुकून एग शेप हो जाता है उसके चारों तरफ। बेचारे की हालत ये है, इतना लिपट जाता है वो एक्टिव भी नहीं रह पाता बेचारा, अपने आसपास लपेट लेता है। फिर जिन्होंने प्रोजेक्ट लगाया उस कुकून को ना, एग टाइप के कुकून को उठा के बॉइल्ड कर देते हैं गर्म पानी में, वो कीड़ा अंदर ही मर जाता है और वो धागा निकाल लेते हैं। एक सिल्क प्रोजेक्ट है, बड़े बेचारे कीड़े मरते हैं, मक्खियाँ तो उड़ जाती हैं, चलो माल गया उनका, लेकिन जान तो नहीं गई। वो सिल्क वाले वॉर्म का तो कहता है जी काम ही खत्म हो जाता है बेचारे का। तो ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो ये बंद क्यों नहीं कराते सिल्क प्रोजेक्ट?
उनको सिल्क प्रोजेक्ट बंद कर देने चाहिए अगर प्रोटेक्शन की इतनी बात है। वो नहीं बंद हो सकता, वहाँ से पैसा बनता है ना। तो वो भी क्या है, बिजनेस है, बिजनेस है। क्लियर। तो हर चीज को खेती कह देना आसान नहीं है। क्लियर। खाली प्लॉट किराए पे देना भी बिजनेस है। खेती के लिए दोगे तो एग्रीकल्चर होगा, वरना नहीं। किसी को इसमें डाउट, क्या एग्रीकल्चर है क्या नहीं? क्या हुआ, मान लो एक बंदे के पास 50 एकड़ लैंड है, बहुत बड़ा ट्यूबवेल लगा रखा है। पड़ोस में एक किसान है, उसके पास बेचारे के पास 3-4 एकड़ लैंड है। वो कहता मैं कहाँ ट्यूबवेल लगाऊंगा, लाखों रुपए में लगता है। वो क्या, पड़ोसी से पानी खरीद लेता है, कहता तू पानी बेच दे। तो जिसने पानी बेचा उसकी एग्रीकल्चर है? नहीं, उसकी एग्रीकल्चर नहीं, क्योंकि इसका उगाने से कोई लिंक है ही नहीं। क्लियर। और सुनना, अगर एक आदमी ने इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट ऑफ रेंट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड 1 लाख रुपए, क्या हुआ, किसी बंदे ने, राम ने शाम को अपनी जमीन किराए पे दे रखी थी, शाम किराया देने में लेट हो गया तो राम ने उस पर क्या लगा दिया, इंटरेस्ट। ये जो इंटरेस्ट है, क्या ये एग्रीकल्चर इनकम होना चाहिए? नहीं, ये तो लेट पेमेंट देने का इंटरेस्ट है। अरियर ऑफ रेंट था ना जो, उसके ऊपर इंटरेस्ट है। इसका खेती से कोई लिंक नहीं, ये टैक्सेबल है अदर सोर्सेज के टैक्स चैप्टर में, टैक्सेबल इनकम है, ये एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है। क्लियर, याद रखोगे ये, क्या एग्रीकल्चर है क्या नहीं, जरूरी है। ठीक है ना। तो ये बता रहा है 2(1)(a) का एक और क्लोज था बी, जिसमें ये सारी कहानी थी। क्लियर। तो ये सेकंड सारी बेसिक सब्सिक्वेंट ऑपरेशन, ये सारी बातें अपन ने कर ली, बेसिक ऑपरेशन होने चाहिए। इसके बाद एग्जांपल में ऐड करता है थर्ड सिचुएशन, क्या, इनकम ऑफ फार्म हाउस, ऑफ फार्म हाउस। खेत में बने हुए घर को फार्म हाउस बोलते हैं, उसकी इनकम एग्रीकल्चर होनी चाहिए, वो तो बिल्डिंग है। फार्म हाउस मीन्स खेत में बना हुआ कोई भी घर, चाहे वो 1 कमरे का हो, चाहे बहुत बड़ा हो, या बड़े बड़े पॉलिटिशियन ने तो आलीशान महल ही खड़े कर रखे हैं खेतों में, वो बड़ा हो फार्म हाउस या 1-2 कमरे वाला हो, फार्म हाउस का मतलब खेत में बना हुआ घर, उससे भी इनकम आती है। हाँ आती है। फार्म हाउस से कौन सी इनकम आएगी, किराया। कई बार आप पड़ोसी को कमरा किराए पे दे देते हैं, तो इससे तो नॉर्मली कौन सी इनकम आती है, रेंटल इनकम। वैसे तो एक बार में ये लगता है कि इसका एग्रीकल्चर से क्या लिंक, ये तो बिल्डिंग का किराया हो गया, ये तो हाउस प्रॉपर्टी में आना चाहिए, खेती से क्या मतलब हुआ। लेकिन इसे किसान के फायदे के लिए इनकम टैक्स ने कहा ये भी हम क्या मान लेंगे, एग्रीकल्चरल इनकम, रेंट की इनकम। खेत में बना हुआ घर, उसको ऐसा है, मान लो रिक्की के पास अच्छी जमीन है, 20-25 एकड़ लैंड है, इसने 6 कमरे वाला एक फार्म हाउस, यानी 6 कमरे बना रखे हैं खेत में, तो इसे 1-2 कमरों में ये रहता है परिवार के साथ, 2 में इसकी फसल और ट्रैक्टर खड़ा हो जाता है, जैसे बीज रख लेता है, 2-1 कमरे खाली पड़े हैं। पड़ोस में सार्थक है, ये कहता है यार मेरे पास तो कोई रूम ही नहीं है, खेत में ज़मीन कम है, मैं कहाँ कमरा डालूंगा, इतनी ज़मीन नहीं है। ये रिक्की को कहता है भाई साहब 1 रूम मुझे किराए पे दोगे, पड़ोसी है। कहता आपके फार्म हाउस में 1 कमरे में रख लेता हूँ, मेरी फसल बीज थोड़ी सी तो है। तो रिक्की कहता ठीक है, फिर 800 रुपये महीना किराया लगेगा। वो कहता ठीक है। तो रिक्की को उस फार्म हाउस का कितना किराया आ गया, 9600 एनुअल। तो क्या ये एग्रीकल्चर है? फर्स्ट इंस्टांस में तो नहीं लगता एग्रीकल्चर, पर इनकम टैक्स का 2(1)(a) कह रहा है यस इट कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम, बट कुछ कंडीशन हैं। क्या? जो फार्म हाउस है मस्ट बी सिचुएटेड विद इन द विसिनिटी ऑफ लैंड, लैंड की विसिनिटी में हो। विसिनिटी होता है ये मान लो आपकी एग्रीकल्चर लैंड है, फार्म हाउस कहीं भी बना लो, कहीं बना लो, कहीं बना लो, ऐसे भी बना सकते हो, चलेगा, सटा हुआ जमीन से ऐसे भी चलेगा। फार्म हाउस जमीन की परिधि में विसिनिटी में हो, मीन्स जमीन के ऊपर हो या उससे सटा हुआ हो, चल जाएगा। लेकिन ये नहीं हो सकता जमीन आपकी है 40 किलोमीटर दूर गांव में और फार्म हाउस दूसरे गांव में, वो फार्म हाउस नहीं है।
फार्म हाउस वही है जो आपकी जमीन पे हो या उस जमीन पे नहीं तो उसके साथ सटा हुआ हो, तो वो फार्म हाउस का किराया आपकी एग्रीकल्चर में आएगा। कहीं और बना के बैठ गए ना फार्म हाउस, तो उसका किराया एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा। क्लियर? दूसरी बात, फार्म हाउस जो है, फार्म हाउस मस्ट बी लेट आउट फॉर ड्वेलिंग हाउस एज ड्वेलिंग हाउस या स्टोर रूम। भाई वो फार्म हाउस या तो रहने के लिए किराए पे दिया हो दूसरे किसान को, या किस लिए दिया हो, स्टोर रूम के तौर पे। किस लिए देना है? या तो पड़ोसी किसान, जो भी किसान है वो अपना बीज, ट्रैक्टर, फसल रखता है, या उसका परिवार रहता है। देखो किसानों को तो खेतों के आसपास ही रहना पड़ता है, पानी देना है, बीज डालना है, फसल की निगरानी करनी है, तो वो आसपास के गांव में रहते हैं या खेत के अंदर ही बना के रहते हैं। तो पड़ोसी किसान को रहने के लिए या स्टोर के तौर पे देना है तो इनकम एग्रीकल्चर है, वरना नहीं। मान लो आपका फार्म हाउस शहर से 15 किलोमीटर दूर है आपके खेत, आपने फार्म हाउस बना दिया और बढ़िया ऊपर होटल का बोर्ड लगा दिया कि चारों तरफ ग्रीन ग्रीन खेत है और बीच में आपका होटल, फीलिंग भी अच्छी आती है। लोग आजकल आउटसाइड रहना भी पसंद करते हैं, पार्किंग ही पार्किंग है बढ़िया, तो वहाँ किराए पे दे दिया, बढ़िया लोग आते हैं, रात बिताते हैं, 2 दिन 4 दिन किराया देते हैं, चले जाते हैं। क्या ये किराया एग्रीकल्चर है? नहीं नहीं, ये किराए पे देना है, मस्ट बी लेट आउट एज ड्वेलिंग हाउस और स्टोर रूम टू अदर फार्मर, किसान को देना है रहने के लिए या सामान रखने के लिए, मुसाफिरों को नहीं। यानी होटल चलाया तो इनकम एग्रीकल्चर नहीं होगी। मान लो एक कॉलेज के बैक साइड खेत हैं अच्छे खासे, किसी का वहां फार्म हाउस पड़ता है, मतलब खेत में घर है, उसने पीजी चला दिया, कहता बढ़िया एक रूम में 2-2 3-3 जने रुकेंगे, 6 कमरे हैं तो 18-20 बच्चे एडजस्ट हो जाएंगे, 1 से 5 हज़ार दूंगा तो महीने का 1 लाख रुपए किराया आ गया, तो खर्चे काट के भी काफी बचेगा। पीजी चला दिया उसने, खेत वाले घर में पीजी, बॉयज पीजी चला दिया, तो ये इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। क्योंकि किस लिए किराए पे देना है? रहने के लिए तो देना है, स्टूडेंट को नहीं, किसान को, पड़ोसी को, किसी को भी बेचारे के पास खेत में घर नहीं है तो आपका रूम ले ले, या सामान रखने के लिए देना है, किसान को देना है, ठीक, किसी और काम के लिए नहीं देना। समझाया? किसी ने वहां अपनी दुकान खोल ली, ढाबा खोल लिया किसी ने, आपके खेत वाले घर में 2 कमरों में किसी ने ढाबा खोल लिया, किराया आ रहा है अच्छा खासा, वो माफ नहीं होगा, वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं, वरना फार्म हाउस की इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक, तो खेत की विसिनिटी में हो। मेन चीज जो ये फार्म हाउस है ना, मस्ट बी सिचुएटेड बियॉन्ड अर्बन एरिया इन रूरल एरिया। सबसे खतरनाक कंडीशन ये वाली है, फार्म हाउस कहां होना चाहिए? रूरल एरिया, यानी बियॉन्ड अर्बन एरिया, म्युनिसिपल एरिया, उससे दूर हो। ये कंडीशन सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट है, वरना फार्म हाउस की इनकम क्या मान लेंगे हम? नॉन एग्रीकल्चर। ठीक, तो ये कंडीशन के लिए क्या कहता है? रूरल एरिया क्या है? अगर लैंड रेवेन्यू इज चार्ज ऑन दैट एग्रीकल्चरल लैंड, तो बस वो रूरल एरिया में ही है, समझो। मान लो रूरल एरिया में है, बस उसका किराया कौन सी इनकम होगा? उसका रेंट कौन सी इनकम होगा? एग्रीकल्चर इनकम होगा, बस। क्योंकि शहरी जमीनों पे क्या लगता है? म्युनिसिपल टैक्स और लगान, और ये लगेगा गांवों की जमीन जो म्युनिसिपैलिटी में नहीं आती। अगर किसी जमीन पे लगान लग रहा है, नाम है लैंड रेवेन्यू, तो बस कुछ देखने की जरूरत नहीं, एज्यूम कर लो वो जमीन कहां है? रूरल एरिया में। उस जमीन, उस फार्म हाउस का किराया कौन सी इनकम देगा? एग्रीकल्चर, बस। क्लियर? और कुछ नहीं देखना। लेकिन एक तो ये बात है, लेकिन दिक्कत अब है, इफ नो लैंड रेवेन्यू इज चार्ज्ड, चलो चार्ज्ड ऑन दैट एग्रीकल्चरल लैंड, उस लैंड पे कोई लैंड रेवेन्यू नहीं लगता, फिर दिक्कत है, अपने को देखना पड़ेगा। लैंड रेवेन्यू नहीं लगता
तो आप चेक करो वेदर लैंड इज सिचुएटेड इन एनी म्यूनिसिपल एरिया, क्या वो जमीन म्युनिसिपल एरिया में है तो उस एरिया की पॉपुलेशन 10,000 से कम होनी चाहिए। कोई बात नहीं, बख्श देंगे, आपकी वो इनकम जो है एग्रीकल्चरल इनकम मान लेंगे। देखना कंडीशन क्या है कि लैंड रेवेन्यू उस लैंड पे, एग्रीकल्चर लैंड पे चार्ज हुआ कि नहीं। अगर हुआ तो बस सही है। मेरी एक ज़मीन है जिस पे लगान लग रहा है, लैंड रेवेन्यू, उस ज़मीन पे जो फार्म हाउस बना हुआ है उसका किराया एग्रीकल्चर इनकम है, कुछ नहीं देखना। पर मान लो मेरी एक और ज़मीन है जिस पे क्या लगान लगता ही नहीं, उस स्टेट के अंदर लैंड रेवेन्यू का रूल ही नहीं, लगता ही नहीं, तो आप देखो क्या वो ज़मीन किसी म्युनिसिपलिटी के एरिया में आती है, उसकी रेंज में आती है, पता लगता है यस। तो उस म्युनिसिपल एरिया की पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए? 10,000 से कम। मैं कह रहा हूँ मेरी ज़मीन पे लैंड रेवेन्यू नहीं लगता, लेकिन ज़मीन किसी म्युनिसिपलिटी के एरिया में आती है जिसकी आबादी 5,000 है, बस 5,000 है, तो बढ़िया है, मेरा वो किराया एग्रीकल्चर इनकम होगा। अगर ये कंडीशन पूरी हो रही है तो रेंट ऑफ फार्म हाउस क्या होगा? रेंट ऑफ फार्म हाउस एग्रीकल्चरल इनकम होगी। क्लियर? सही है, बोलो। लेकिन लैंड इज नॉट सिचुएटेड इन एनी म्युनिसिपल एरिया, म्युनिसिपल एरिया में है ही नहीं, ये कंडीशन पूरी नहीं हुई। लैंड रेवेन्यू लगता नहीं जमीन पे, सेकंड, लैंड रेवेन्यू नहीं लगता तो क्या जमीन किसी म्युनिसिपल एरिया में है? यस। अगर यस, हाँ म्युनिसिपल एरिया में है, तो चेक करो क्या उसकी पॉपुलेशन 10,000 से कम है? यस, कम है, तो बस ठीक है, फिर आपकी इनकम एग्रीकल्चर है। क्लियर? मेरी जमीन एक ऐसे गांव में है जहां पे कोई लैंड रेवेन्यू नहीं लगता, उस स्टेट का रूल ही नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, रूल ही नहीं है। तो मैंने देखा फिर वो ज़मीन क्या म्युनिसिपल एरिया में पड़ती है? मैंने कहा हाँ यार वो म्युनिसिपल एरिया में पड़ता है, गांव शहर के एरिया में पड़ता है। तो उसकी पॉपुलेशन क्या है, उस म्युनिसिपलिटी की पॉपुलेशन, म्युनिसिपलिटी से पूछ लो पता लग जाएगी। पता लगता है छोटी सी म्युनिसिपल कमेटी है जिसकी आबादी 8,000 है, पॉपुलेशन बहुत छोटी म्युनिसिपलिटी। तो बस फिर वो लैंड का जो फार्म हाउस का किराया है वो कौन सी इनकम होगी? एग्रीकल्चर। लेकिन अक्सर फार्म हाउस कहाँ बने होते हैं? जमीनें रोड साइड जाते हो, जमीनों पे बने होते हैं, कोई म्युनिसिपल एरिया होता है वहाँ रास्तों में? नहीं, वो ढानी टाइप नहीं बना रखे होते खेत में घर। तो मैं कह रहा हूँ कोई म्युनिसिपल एरिया नहीं है, कोई म्युनिसिपल एरिया में वो ज़मीन नहीं है, जो फार्म हाउस जिस ज़मीन पे बना है वो ज़मीन म्युनिसिपल एरिया में नहीं है। तो कहता है फिर आओ देखते हैं, आपकी ज़मीन जो है 1 लाख तक, अप टू 1 लाख पॉपुलेशन, 1 लाख पॉपुलेशन, 1 लाख से 10 लाख की पॉपुलेशन और अबव 10 लाख पॉपुलेशन सिचुएटेड, मस्ट बी सिचुएटेड बियॉन्ड 1 से 10 लाख वाले से 2 किलोमीटर, इससे 8 किलोमीटर, 6 किलोमीटर और इससे 10 लाख, हाँ 8 किलोमीटर, इससे 2 किलोमीटर, ठीक है ठीक है। क्या आपकी जमीन कितनी दूर हो, वो फार्म हाउस कितनी दूर हो, आपके आसपास कोई म्युनिसिपल एरिया ऐसा है 1 लाख आबादी तक का, आप कहते हो हाँ है, उससे कितनी दूर होना चाहिए आपका फार्म हाउस? 2 किलोमीटर, फिर माना जाएगा रूरल एरिया है। देखो जितनी छोटी आबादी होती है ना, जितनी छोटी आबादी होती है उतना ही उसके आउटर एरिया में कमर्शियल एक्टिविटी कम होती है। और जितनी बड़ी म्युनिसिपलिटी होती है, जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर, बहुत बड़ा एरिया है, तो उसके आउटर एरिया में बड़ी दूर तक कमर्शियल एक्टिविटी चल रही होती है, शहर बाहर तक फैला होता है। तो इसलिए ये क्या है, 10 लाख से ऊपर आबादी वालों के तो चारों तरफ देखो 8 किलोमीटर तक जो जमीनें आ गई, वो जमीनों का किराया माफ नहीं होगा, क्योंकि वो गांव में नहीं है जमीनें, कहां आ गई? शहर में। 1 से 10 लाख आबादी, हमारा लोकल सिटी सपोज 4 लाख की पॉपुलेशन वाला है, 4 लाख वाला, किस कैटेगरी में फॉल कर जाएगा? इसमें। तो हमारे लोकल सिटी के चारों तरफ
6 किलोमीटर तक जो फार्म हाउस आ गए उनका किराया एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। समझे? इस तरह देखो, जैसे मान लो ये चीज है, ये हटा दूं ना, ये तो दोनों हो ही गए। चलो देखना, मैं कह रहा हूं एक सिटी है आगरा, ये आगरा सिटी है जिसकी पॉपुलेशन जो है 15 लाख है। मान लो ये पॉपुलेशन ना लास्ट सेंसस से देख लो, लास्ट टाइम जो सेंसस हुई थी उससे पता लग जाएगा पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन उसकी 15 लाख की मन है। तो आगरा एक ऐसा शहर है जिसकी पॉपुलेशन 15 लाख है। तो फार्म हाउस इसके इधर इधर चारों पांचों तरफ देखो 8 किलोमीटर की रेंज में जो भी आ गया वो फार्म हाउस बख्शा नहीं जाएगा, वो शहर में आ गया समझ लो। इसके 8 किलोमीटर चारों तरफ जो फार्म हाउस आ गए उनका किराया टैक्सेबल है। 8 किलोमीटर से दूर है वो टैक्सेबल नहीं। मान लो मैं कह रहा हूं आगरा से कीनू नाम का एक गांव है और वो 13 किलोमीटर पड़ता है। कीनू नाम का विलेज है जहां पे आपकी एग्रीकल्चर लैंड है, फार्म हाउस है, किराए पे चढ़ा हुआ है। कितना पड़ता है? 13 किलोमीटर। इधर से भी इसके चारों तरफ, इधर भी इस तरफ भी 20 किलोमीटर तक कुछ नहीं है, कोई शहर नहीं लगता। इधर भी 13 किलोमीटर। तो इस फार्म हाउस का किराया एग्रीकल्चर इनकम है? हाँ है। समझे? छोटा शहर कर देता हूं, मान लो इसकी पॉपुलेशन 6 लाख है, छोटा शहर है, इसमें आपको रेंज कितनी देखनी है? 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर से दूर है तो बढ़िया गांव में आपका फार्म हाउस, बस 6 किलोमीटर से दूर है तो क्या है? गांव में है, उसका किराया एग्रीकल्चर होगा। ठीक। और छोटा शहर है, 90,000 पॉपुलेशन है, बस 90,000 पॉपुलेशन है, बहुत छोटा सा एक म्युनिसिपल एरिया है, छोटा मंडी टाइप। उसके चारों तरफ कितनी दूर होना चाहिए? 2 किलोमीटर के अंदर नहीं होना चाहिए, बस 2 किलोमीटर से बियॉन्ड हो, परे हो। मान लो 3.5 किलोमीटर पे एक फार्म हाउस है, फार्म हाउस, ठीक है, जिसका रेंट आ रहा है, रेंट फ्रॉम फार्म हाउस, किसान को दिया रहने के लिए, ठीक, किराया आ रहा है लाख रुपए साल का। तो ये इनकम एग्रीकल्चर होगी? होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये गांव में है, क्योंकि इसके चारों तरफ जो है 2 किलोमीटर तक कोई ऐसा शहर नहीं जिसकी पॉपुलेशन जो है 10,000 से 1 लाख के बीच में हो, या 6 किलोमीटर तक इसके चारों तरफ ऐसा शहर नहीं जिसकी पॉपुलेशन 1 से लेके 10 लाख हो, या 8 किलोमीटर तक ऐसा शहर नहीं चारों तरफ जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा हो। तो वाकई आपका फार्म हाउस क्या है? रूरल एरिया में है, और उसकी इनकम कौन सी इनकम होगी? एग्रीकल्चरल इनकम होगी। क्लियर? डाउट कोई? काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। फार्म हाउस पे इतनी लंबी चौड़ी स्टोरी बना रखी है इन्होंने, भी ऐसे देखो वैसे देखो, ठीक, पर देखना पड़ेगा, नहीं तो ये एग्रीकल्चर इनकम दिखती भी नहीं, टैक्स लगेगा। क्लियर? फार्म हाउस के लिए। अब ध्यान से देखना, ये फार्म हाउस वाली कंडीशन आपको समझ आई गई, गांव का मीनिंग क्या है वो पता लग गया, 2 का क्लोज ABC मैंने आपको बता दिया। अब देखना, मान लो ये सिटी है जयपुर, जिसकी पॉपुलेशन मान लो 9 लाख है, मान लो 1 मिनट के लिए 9 लाख है, ठीक, 9 लाख। इससे 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, ऑन डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर, अपनी जमीन है, एग्रीकल्चरल लैंड है, जिस पे एक फार्म हाउस भी बना हुआ है। समझे? ध्यान से देखो, मैं कह रहा हूं जयपुर की पॉपुलेशन 9 लाख मान लो, बहुत ज्यादा है वैसे तो, मान लो 1 मिनट के लिए और लिख लो, इसको मैं अलवर कर देता हूं। लो अलवर की पॉपुलेशन है मान लो 9 लाख। इससे 4 किलोमीटर दूर अलवर से हमारी जमीन है, और कोई आसपास नहीं लगता, बस अलवर लगता है 4 किलोमीटर दूर। शहर मापना कैसे है? वो ना एरिया होता है, शहर यहाँ से शुरू होता है। आप कई बार मान लो लोकल सिटी में भी आ रहे हैं, तो बाहर से जैसे कोई कार या बस आती तो लिखा होता है वेलकम टू सिरसा, बोर्ड लगा है ना, तो इसका मतलब यहाँ से म्यूनसिपलिटी एरिया शुरू हो गया उस शहर का। वेलकम टू दिल्ली, वेलकम टू जयपुर लिखा होता है इस तरह से। तो वहाँ से कितनी दूर है ये?
4 किलोमीटर। जबकि मैंने बताया था फार्म हाउस के लिए कि भैया अगर ये पॉपुलेशन कितनी है 1 to 10 लाख बिटवीन है, इससे कितनी दूर हो 6 किलोमीटर, तो ये कितना है ओनली 4 किलोमीटर। ये जमीन है, बीच में फार्म हाउस है। कौन कौन सी इनकम आ रही है, इनको थोड़ी सी जमीन किराए पे दे दी, रेंट फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड। मान लो थोड़ी सी जमीन किराए पे दी है, उस पर 2 लाख किराया आ रहा है। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी उगाई, थोड़ी जमीन पे कुछ उगाया और बेचा है, उससे इनकम कमाई है 3 लाख रुपए। और रेंट ऑफ फार्म हाउस, फार्म हाउस का जो किराया है वो आया है 1 लाख। ये क्वेश्चन है, बताओ ये सारा 6 लाख इनकम एग्रीकल्चर इनकम है कि एग्रीकल्चर इनकम नहीं है? बताओ, देखो एग्रीकल्चर है कि नहीं है? ये 5 लाख रुपए एग्रीकल्चरल इनकम है, क्योंकि पहले 2 क्लोज में मैंने बताया ही नहीं जमीन कहां हो। मैंने वो किराए पे देने के केस में बताया जमीन कहां हो, मैंने वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में बताया जमीन कहां हो? नहीं, मैंने सिर्फ कहां बताया, फार्म हाउस। फार्म हाउस में चक्कर है कि वो रूरल एरिया में होना चाहिए, वरना वो टैक्सेबल। इन दोनों में तो शहर के बिल्कुल बीचों बीच जमीन है आपकी, तो भी आप उगा रहे हैं, बेच रहे हैं, किराए पे दे रहे हैं, वो इनकम एग्रीकल्चर है। मेन पंगा तो फार्म हाउस का है। अब ये कितनी दूर है, यानी ये फार्म, इस जमीन पे कोई लैंड रेवेन्यू लग रहा है? इसमें नो लैंड रेवेन्यू, नो लैंड रेवेन्यू इस चार्ज। इस जमीन पे कोई लैंड रेवेन्यू लग नहीं रहा, तो नहीं लगता तो बस दिक्कत है। अगर लैंड रेवेन्यू लग जाता इसे गांव मान लेता, बस और कुछ देखना ही नहीं, रूरल एरिया मान लेता। लैंड रेवेन्यू नहीं लगता तो फिर देखो, क्या ये ऐसे म्युनिसिपल एरिया में है खुद की आबादी 10,000 से ज़्यादा हो तो फिर भैया टैक्स लगेगा, 10 से कम हो तो ठीक है, गांव है तो पता लगता है जी ये तो म्युनिसिपल एरिया है ही नहीं, है तो रास्ते में एक जमीन के ऊपर फार्म हाउस बना हुआ है, ये कोई म्युनिसिपलिटी में आता ही नहीं। तो भैया फिर इससे डिस्टेंस माप, इसके चारों तरफ 2 किलोमीटर के अंदर, चारों तरफ 2 किलोमीटर के अंदर 10,000 से 1 लाख पॉपुलेशन वाला कोई म्युनिसिपल एरिया है ना। 6 किलोमीटर तक चारों तरफ देख इसके, क्या 1 to 10 लाख पॉपुलेशन वाला कोई सिटी है? ये देखो 1 to 10 लाख वाला 6 किलोमीटर के अंदर है, 4 किलोमीटर पे ही है। तो ये फार्म हाउस का किराया क्या होगा, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। ये 1 लाख रुपए एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है, ये टैक्सेबल होगा। ये एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है, ये टैक्सेबल होगा। किलोमीटर बदल रहा हूं, लो 7 कर दिए मैंने, 7 कर दिए तो 1 से 10 लाख वाले से कितनी दूर हो? एक शहर है इसके आसपास अलवर, अलवर की बाउंड्री से 6 किलोमीटर के अंदर आ गया ना, तो वो रूरल नहीं होगा। ये तो कितने पे है, 7। तो फिर ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारी एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगी, माफ। क्लियर? फार्म हाउस में चक्कर है, उगाने और किराए वाले में कोई चक्कर नहीं। चलो, अपने इंस्टीट्यूट के टॉप फ्लोर पे जाके अगर पड़ोस वालों के देखोगे, यहाँ पे ग्लास लगा हुआ है एक प्लॉट पे, छोटे छोटे ग्लास के टुकड़े लगा रखे हैं, तो आप भी सोचोगे भी इतना क्या पड़ा है अंदर, ग्लास के टुकड़े लगा रखे हैं कांच के अंदर, उन्होंने ना उगा रखे हैं पेड़, अमरूद लगा रखा है, टमाटर, आलू, गोभी, ऐसा कुछ उगा रखा है छोटे से प्लॉट में इधर। तो ये लोग काटते जा रहे हैं, बैंगन लगा रखे हैं, आलू, टमाटर, प्याज लगा रखे हैं। भाई इतना चाहिए नहीं, वो थोड़ा बहुत घर के लिए रखा, बाकी बेच दिया रेडी वालों को। क्या इनकी एग्रीकल्चर इनकम होगी? आलू, टमाटर, प्याज बेच रहे हैं, होगी, क्योंकि बीज डाला, चीज उगाई, एग्रीकल्चर है। कहां मर्जी हो, शहर के बीचों बीच है तो फर्क नहीं पड़ता। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की इनकम कहीं मर्जी हो, शहर के बीच, घर रेजिडेंशियल एरिया में, शहर में घर है, वहीं ऊपर छत पे गमलों में उगा रखा है, तो भी तो एग्रीकल्चर है। शहर के बाउंड्री के अंदर ही आ गई जमीन आपकी, किराए पे दे दी, किराया एग्रीकल्चर है। लेकिन फार्म हाउस के किराए में दिक्कत है मुझे, फार्म हाउस का किराया देखना पड़ेगा। फार्म हाउस रूरल एरिया में पड़े तो एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा, वरना किराया क्या होगा, नॉन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर के लिए कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा। तो नोट्स में देखो 2(1)A में तो मीनिंग सारा बता दिया मैंने। 2(1)A तो किसका मीनिंग बताता है, सेक्शन 2 क्लॉज 1A, मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चरल
इनकम। लेकिन सेक्शन 10 क्लॉज 1 कहता है एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जम्प्टेड। एग्रीकल्चर इनकम इनकम टैक्स से माफ है। ये दो सेक्शन याद रखना। सेक्शन 2(1)A तो मीनिंग बताता है व्हाट्स द मीन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, और सेक्शन 10 क्लॉज 1 बताता है क्या, एग्जम्प्ट, खेती पे टैक्स नहीं है। पर खेती का मीनिंग जान लेना, लैंड इंडिया में हो, किराए की, एग्रीकल्चर एक्टिविटी की, फार्म हाउस का किराया फ्रॉम अदर फार्मर, किस लिए, लेट आउट फॉर ड्वेलिंग हाउस फॉर स्टोर हाउस, एंड फार्म हाउस मस्ट बी सिचुएटेड बियॉन्ड अर्बन एरिया, यानी विद इन। और ये जो डिस्टेंस मेजर करते हैं ना, 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, ये डिस्टेंस में मेजर करते हैं, ये एरियली करते हैं। एरियली जैसे वो हवा में एरियली देखते हैं ना, एरियल, तो जैसे हवा के साथ, जैसे मान लो बैलून जाता है, जैसे आप एक बैलून छोड़ दें, वो बैलून रोड के ऊपर ऊपर जाता है क्या, नहीं, वो तो अपने जिधर हवा जा रही है वैसे जाता है। तो उस तरह से मापना है। मान लो मैं कह दूं कि दिल्ली से जयपुर कितना है, आपने वो मैप निकाला, उसमें देखा भी बाय रोड 400 किलोमीटर, वो नहीं चाहिए मुझे। उसी मैप में आप डालना एरेली बता, एरेली वो बताएगा, वो कम बनेगा। बाय रोड तो ज़्यादा होता है क्योंकि रोड ऐसे ऐसे घूम के जा रही है जैसे जगह मिल रही है, और जो सीधा एरेली जाएगा बिल्कुल सीधा, जैसे प्लेन जाता है, जैसे प्लेन तो जैसे शॉर्टकट वैसे जाएगा। तो उस तरह से मापना है। तो शायद अपा मेजर ना कर पाएं, ये वो बता देगा मैप, क्योंकि वो तो सैटेलाइट के थ्रू ले रहा होता है इमेज। उस मैप से पता लग जाएगा कि आपका फार्म हाउस म्युनिसिपल एरिया से एरियली कितने डिस्टेंस पे है। रोड से नहीं देखना, एरियली देखना है। क्लियर? फालतू काम है एरियली। किलोमीटर में तो हर एक को रटा होता है कितना है, एरियली कहीं कहाँ पता होता है। ये तो चलो मैप और ये नेट अवेलेबल है तो ठीक है, वरना ये मेजर ही नहीं किया जा सकता। ऑफिसर को कह लो तू चल के दिखा दे, एरियली माप के दिखा दे, मुश्किल है। आजकल तो मैप बता देता है। चलो तो देखना 2(1)A मीनिंग बता रहा है एग्रीकल्चर क्या है क्या नहीं। इसी के अंदर 2(1)A वो बता रहा है रेंट लैंड का किराए पे दी खेती के लिए जो इंडिया में सिचुएटेड लैंड है। 2(1)A का फर्दर क्लोज है बी, एग्रीकल्चर एक्टिविटी, क्रॉप को मार्केटेबल बनाना। उसी किसान ने बेचा जिसने उगाया शहर में लाके, तो क्या दिक्कत है, रेडी पे डाल के ट्रॉली में डाल के बेचा तो भी एग्रीकल्चर है। चलो एक बात बताना, मैं अक्सर इसका एग्जांपल लेता हूँ। एक भिवानी के पास कोई जगह है, वहाँ एक बार जाना हुआ, किसी का खेत में घर था, कोई नॉन थे, फादर साहब के कोई कोलीग थे, उनके घर में कोई फंक्शन था, खेतों में जैसे घर था, तो वहाँ गए। तो क्या हुआ, उनके घर में जाने का जो रास्ता था ना मेन रोड से कच्चा जैसे, वहाँ से गए हम एक दिन, वहाँ रुके भी, तो हम देखते नोट करते भी जो भी उस रास्ते से आता था ना, कोई चीज़ उठा के घर के ऊपर फेंकता था, जैसे कोई पत्थर टाइप उठा के फेंक रहा है। हमने नोट किया भी ये हर कोई क्या करता है, ये क्या फेंकता है। पूछा जाके, वो कहता जी ये चारों तरफ ना रास्ते के आंवले के पेड़ लगे हुए हैं, आंवला, कहता वो गिरता रहता है सूख सूख के, इनको टाइम नहीं कि उसको टाइम से उतार लें बेच लें, इनका टाइम नहीं, जिम्मेदार लोग हैं। तो इन्होंने क्या सिस्टम बना रखा है, वो आंवला अपने आप गिर जाता है सूख के, आधा जैसे सूखा ना सूखा गिर गया, उठा के बच्चा बुजुर्ग जो भी आता है घर के ऊपर छत पे फेंक देता है। धीरे धीरे छत चारों तरफ से बंद है, जैसे कवर्ड है, चारों तरफ से बॉर्डर लगा है, तो वो अंदर आंवले इकट्ठे होते रहते हैं अपने आप, बारिश में सूखते रहते हैं, धूप में सूखते रहते हैं। फिर वो 2-4 महीने बाद फ़ोन करते हैं पंसारी को, वो आंवले बोरियों में भर भर के ले जाता है, वो आगे बेचता होगा लोगों को रिटेल में, तो वो आंवले भर के ले जाता है, हमें तोल के पैसे दे जाता है। तो उन लोगों की एग्रीकल्चरल इनकम है, ये रियल लाइफ का केस बता रहा हूं। क्या ये एग्रीकल्चरल इनकम है? उन्होंने पेड़ लगा रखे हैं, और जिनके पेड़ हैं वो घर की छत से उठवा रहे हैं, उनकी एग्रीकल्चर है, उनकी एग्रीकल्चरल इनकम है। उन्होंने पेड़ लगा रखे हैं, वो सारा इकट्ठा तोड़ के बेचते तो पैसे ज़्यादा बनते, टाइम ही नहीं है, वो इस तरह से भर लेते हैं छत पे, फिर वहाँ से इकट्ठा वो अपने आप आता है, पंसारी ठगी मार भी लेता होगा, कोई नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है, वो बेच देते हैं। तो उनकी तो एग्रीकल्चरल है, पंसारी की तो एग्रीकल्चरल नहीं हो सकती, अपनी तो एग्रीकल्चरल इनकम है। तो ऐसे केस अक्सर देखने को मिलते हैं। चलो
तो बता रहा है नेक्स्ट, फार्म हाउस 2(1)(a) का फर्दर क्लोज है सी, कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। चलो नीचे पढ़ते हैं कंडीशन। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में बेसिक और सब्सिक्वेंट बताया, बेसिक करने जरूरी है, सब्सिक्वेंट करो या ना करो, बेसिक कर लिए तो एग्रीकल्चर है। कटिंग करना, सॉर्टिंग करना, ऐसा होता है ना, फसल में मोटा दाना अलग निकाल दिया, छोटा अलग, ऐसे ये सारे काम बाद के हैं, ये ना भी करोगे चलेगा, सिर्फ ये वाले किए तो एग्रीकल्चर नहीं होगा। अपने एक बार मेरा पुणे जाना हुआ, मुंबई के पास, काफ़ी साल हो गए, तो वहाँ मैं लूँगा CS थे और CA थे, बातचीत हुई, आप कहाँ रहते हैं, मैंने बताया ऐसे करके पंजाब बॉर्डर पे इस तरह। तो वो कहता है यार तुम्हारे वहाँ किसान मेहनती बहुत है। मैंने कहा कैसे? कहता जी तुम्हारे वहाँ से किसान हमारे यहाँ फसल काटने आते हैं, कंबाइन चला के चले जाते हैं हरियाणा पंजाब से उधर महाराष्ट्र, वो कंबाइन होती है ना, बंदा बैठा होता है ऊंचा सा, वो कंबाइन चला के ले जाते हैं और वहाँ जाके फसलें काटते हैं। कहा हमारे लोगों के पास कंबाइन नहीं है, यहाँ से जाते हैं, वहाँ रहते हैं, महीना 2-2 महीने फसल काट के 20 दिन 25 दिन में चला के वो कंबाइन वापस लाते हैं। वहाँ उनको पता है भी यहाँ के लोग बहुत मेहनत करते हैं, खेती में काफ़ी आगे हैं। तो वो कंबाइन का किराया एग्रीकल्चर है। कंबाइन समझ गए, फसल काटने वाली मशीन, वो लाखों की आती है, शायद 20-1 लाख की होगी, पता मुझे कंफर्म नहीं है, पर काफ़ी महंगी होती है। हर किसान नहीं खरीद पाता, जिसकी 40-50 एकड़ ज़मीन है वो चाहे खरीद ले। तो वो किराए पे मिल जाती है घंटों के हिसाब से। फसल कटवानी है आपने, वो घंटों के हिसाब से आएगा, 1 एकड़ 1 घंटे में काट देती है वो, 10 एकड़ है तो 10 घंटे में फसल काट देंगे, अपना पैसे लेके चले जाएंगे। तो कंबाइन वाला जो फसल काट रहा है, पैसे ले रहा है, आपकी फसल आपके पास, वो पैसे लेगा चला जाएगा, तो उसकी एग्रीकल्चर इनकम है? उसका क्या एग्रीकल्चर है? नथिंग, वो तो मशीन का किराया ले रहा है, उसकी कोई एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है। ठीक, सब्सिक्वेंट। तो ये फार्म हाउस पे आ गया है। इसी पेज पे, पेज नंबर 21 पे नीचे नीचे देखो, 2(1)(a) फर्दर क्लोज सी, क्या बिल्डिंग है फार्म हाउस, उसका किराया, बट कंडीशन है बिल्डिंग जो फार्म हाउस है आपका अपना हो, लैंड जिसकी लैंड है उसका फार्म हाउस। जमीन मेरी है तो फार्म हाउस मेरा ही होगा, मेरा हो, और कहाँ हो? इन द विसिनिटी ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, रहने के लिए या स्टोर रूम के तौर पे दो। जमीन पे क्या लगे? या तो लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू लग गया तो बस वो गांव में ही है समझो जमीन। फार्म हाउस का किराया क्या होगा? एग्रीकल्चर। और देखो, अगर लैंड रेवेन्यू नहीं लगता, लैंड रेवेन्यू नहीं लगता उस जमीन पे, तो देखो वो जमीन जो है ऐसे म्युनिसिपैलिटी या कैंट के एरिया में है जिसकी पॉपुलेशन 10,000 से कम हो तो ओके, 10 से ज़्यादा हुई तो दिक्कत है, फिर वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होगी, वो शहर मान लिया जाएगा। पता लगता है वो किसी म्युनिसिपल एरिया में नहीं है, इन अदर एरिया है, तो डिस्टेंस देखो एरियली कितनी बियॉन्ड लोकेशन हो उसकी। 10,000 से 1 लाख पॉपुलेशन वाले से कितनी दूर हो? 2 किलोमीटर। 1 लाख से 10 लाख वाले से 6, और 10 लाख से ज़्यादा 8 किलोमीटर दूर हो, उस सिचुएशन में फार्म हाउस का किराया एग्रीकल्चरल इनकम जो है माना जाएगा, अगर इससे दूर हो तो। ठीक, लैंड रेवेन्यू लगता हो तो डिस्टेंस देखना ही नहीं, बस फिर तो वो एग्रीकल्चर इनकम ही देगा। या ऐसे म्युनिसिपल एरिया में जिसकी आबादी 10,000 से कम है, मान लो 5-6 हज़ार है, खत्म बस, फिर भी वो रूरल एरिया मानते हुए किराया एग्रीकल्चर देगा। लेकिन किसी और एरिया में है, कोई म्युनिसिपल एरिया ही नहीं है, तो फिर उससे डिस्टेंस देखो कितनी दूर म्युनिसिपल एरिया है, कितनी पॉपुलेशन वाला है। पॉपुलेशन सेंसस से पता लग जाएगी कब लास्ट टाइम सेंसस हुई थी। प्रीसीडिंग सेंसस देख लो, मेरे ख्याल से 10 साल बाद होती है, मेरे ख्याल से ऐसे ही होता है ना सेंसस, हमारी जनगणना। तो जब भी लास्ट हुई थी तो उस एरिया का पता लग जाएगा उस शहर की कितनी थी। ठीक, वो देखनी है आपने, हो जाएगा। तो एग्रीकल्चर क्या है क्या नहीं। फार्म हाउस, नीचे पहला नोट यही बता रहा है कि याद रखना फार्म हाउस के लिए अर्बन एरिया में कि रूरल एरिया में, पहली 2 कैटेगरी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी और रेंट में कुछ नहीं देखा जाता। ठीक, ये चीज है। लैंड रेवेन्यू वाली बात बता दी, अदर एरिया तो डिस्टेंस देखना पड़ेगा, ये सारी बातें होगी। और एक बात, अगर ये टैक्सेबल हुआ तो एक चैप्टर है हाउस प्रॉपर्टी, सेकंड हेड है हाउस प्रॉपर्टी। अगर वो हाउस प्रॉपर्टी में फॉल करवाना पड़ा तो क्या होगा? मैं कह रहा हूं फार्म हाउस का रेंट, जो आपका फार्म हाउस का रेंट है वो 3 लाख है और ये टैक्सेबल है, ये वो शहर के अंदर आ गया एक्चुअल में,
ये किसी बड़े शहर के बिल्कुल नज़दीक है, तो फार्म हाउस ये अर्बन एरिया में आ गया, टैक्स लगेगा। पर इसमें ना स्टैच्यूटरी डिडक्शन मिलती है 30%। आपको 2,10,000 रुपये ही टैक्स देना पड़ेगा, यही टैक्सेबल होगा बस। चैप्टर पढ़ूंगा हाउस प्रॉपर्टी, उसमें रूल है दुकान या मकान का अगर आपको किराया आता है घर या दुकान का तो 30% सीधा ही माफ़ कर देती है सरकार भी। इसमें डेप्रिसिएशन भी आ गया, इसमें रिपेयर भी आ गई, इसमें किराया कलेक्शन के खर्चे भी आ गए, सब कुछ आ गया। हमें मत बता कितना तेरा घर टूटा है, कितना डेप्रिसिएशन मत बता, 30% में सब आ गया। मुझे 10 लाख किराया आता है शहर में किसी दुकान का, कितने पे टैक्स लगेगा? 7 लाख पे। वो फार्म हाउस पे भी टैक्स लगाते वक्त इस चैप्टर को देखना पड़ेगा, हाउस प्रॉपर्टी, जो कहता है कि पहले ये तो डिसाइड कर लो टैक्स लगना है कि नहीं। अगर लगना है तो बस जो किराया है उसमें से कितना काट दो फार्म हाउस का, 30%, क्योंकि बिल्डिंग है, पुरानी भी होगी, किराएदार खराब भी करता है, रिपेयर करवाएंगे, ठीक है वो सब। लेकिन इसमें ना काट देना, फर्स्ट में 2(1)(a) सब क्लॉज ए में ना काट देना। वो तो क्या है, खाली एग्रीकल्चर लैंड का किराया है, वो पूरा का पूरा कौन सी इनकम है? एग्रीकल्चर इनकम। वैसे भी प्लॉट के ऊपर कोई खर्चा आता नहीं, ये तो बिल्डिंग है ना, पुरानी होती है, इसलिए 30% माफ कर देते हैं, फार्म हाउस हो या कोई और घर दुकान हो। क्लियर? तो ये बता रहा है फार्म हाउस का एग्जाम्पल दे रहा है नेक्स्ट टॉपिक इसी में, पेज नंबर 22 पे। भाई कौन कौन से? सोइंग सीड, ये सब एग्रीकल्चर है। पशुओं के चारे के लिए कुछ उगाया, वो भी एग्रीकल्चर है। ठीक। पार्टनरशिप में पार्टनर हो आप, जिस पार्टनरशिप से आपको सैलरी इंटरेस्ट आ रही है वो पार्टनरशिप क्या है? एग्रीकल्चर में लगी हुई है, तो आपकी इनकम भी क्या होगी? एग्रीकल्चर। 3 किसानों ने पार्टनरशिप कर ली, इनके पास 3-3 एकड़ लैंड है या 2-2 एकड़ लैंड है, 6 एकड़ लैंड है। इन्होंने पार्टनरशिप कर ली, यार अपा इकट्ठे उगा लेते हैं फसल, इकट्ठे बेच लेंगे, इकट्ठे ट्रैक्टर किराए पे लेके टिलिंग कर लेंगे, फायदा होगा। अकेले अकेले की बजाय फायदा होगा, क्योंकि पता क्या है, ट्रैक्टर से वो करनी है टिलिंग तो वो बढ़िया, बहुत जल्दी हो जाएगी। वरना 2 एकड़ पे टिलिंग करेंगे ना, ट्रैक्टर की जैसी रेस दी पता लगा दूसरे के खेत में घुस गया, क्योंकि खेत छोटे हैं, बड़ी दिक्कत होगी। तो इसलिए इन्होंने जमीनें इकट्ठी कर दी, भी पार्टनरशिप में फसल उगाते हैं, जो मिलेगा बांट लेंगे। तो इनको 3 चीजें मिलती हैं पार्टनरशिप से, पहले भी बताया है, सैलरी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। प्रॉफिट तो टैक्सेबल होता ही नहीं, सेक्शन 10 क्लॉज 2A के अकॉर्डिंग माफ है। जो सैलरी और इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि आपकी पार्टनरशिप किसकी है? खेती की, तो सैलरी इंटरेस्ट भी कौन सी इनकम है? खेती की। तो पार्टनरशिप किसानों की है, वहां से पार्टनर को एक्स्ट्रा टाइम देने की सैलरी मिलती है पार्टनरशिप से, किसानों की पार्टनरशिप से, या किसी ने पैसा एक्स्ट्रा लगाया उसे इंटरेस्ट मिलता है, तो वो सैलरी और इंटरेस्ट भी कौन सी इनकम माना जाएगा? एग्रीकल्चर। पर कंपनी से डिविडेंड मिलता है खेती वाली से, इट कांट बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम। ये सरासर गलत है। एक कंपनी का काम है जंगल उगाना, लकड़ी बेचना, जंगल उगाती है, काट काट के लकड़ी बेचती है, कंपनी का काम है इस तरह से जंगल बेच। उसकी कंपनी की कौन सी कमाई है? एग्रीकल्चर है। ये कंपनी अगर डिविडेंड बांटे शेयर होल्डर को प्रॉफिट में से, तो डिविडेंड भी कौन सी इनकम होना चाहिए? एग्रीकल्चर ना, क्योंकि वो आखिर कंपनी करती क्या है? एग्रीकल्चर बेस्ड है, तो दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड मस्ट बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर। पर नहीं, इनकम टैक्स कहता है कह दिया जो कह दिया, ये एग्रीकल्चर नहीं तो नहीं, हम टैक्स लगाएंगे बस। लॉजिक कुछ नहीं है, टैक्स लगाना है तो लगाएंगे बस। डिविडेंड मिलेगा खेती वाली कंपनी से, वो हमेशा टैक्सेबल है, कांट बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चरल इनकम। ठीक। देखो, मैंने एक प्लॉट खरीदा, मैंने कहीं एक प्लॉट खरीदा, उसमें ना अनाप शनाप लकड़ी लगी हुई थी, फालतू पेड़, मैंने काटे और बेच दिए। क्या मेरी वो एग्रीकल्चर है? नहीं, क्योंकि मैंने उगाए नहीं। दैट इनकम कांट बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर। लेकिन मैंने खाली 4 एकड़ लैंड लेके उसको साफ करके, डेन्यूड पार्ट बिल्कुल खाली करके, थोड़े थोड़े गैप में पेड़ लगाए। लोग लगाते हैं, पॉपुलर के पेड़ लगाते हैं, वो बड़ा जल्दी बढ़ता है, 1-2 साल में ही तैयार हो जाता है, काटे जाते हैं, लकड़ी बेचे जाते हैं। टीक के पेड़ लगा लिए, काटे जाओ बेचे जाओ, तो वो एग्रीकल्चर है, क्योंकि वो पेड़ जंगल उगाया है, स्पॉन्टेनियसली ग्रोन नहीं है, अपने आप नहीं उगाया है वो प्लान करके जंगल।
लकड़ी बेचेंगे, तो वो एग्रीकल्चर है। तो क्या एग्रीकल्चर है क्या नहीं ये बता रहा है। तंबाकू उगाओगे एग्रीकल्चर है, आगे बीड़ी सिगरेट बनाओगे तो बीच में क्या मिक्स हो जाएगा, बिजनेस। एक किसान की खड़ी फसल को आग लगी, उसने उगाई थी 10 लाख में, सारी बर्बाद आग लगने में, और बीमा हुआ था, बीमे वालों ने 12 लाख रुपए दे दी उस किसान को। तो एक तरह से सेल ही तो है ये, 12 लाख की फसल सेल ही कर दी एक तरह से, फसल गई, 12 लाख इंश्योरेंस वालों ने दे दिए। तो कॉस्ट कितनी लगी थी 10, 2 लाख कौन सी इनकम है, एग्रीकल्चर। लेकिन अगर उन्होंने 8 दिए तो या 9 दिए तो 1 लाख कौन सा लॉस है, एग्रीकल्चरल लॉस। ठीक, यानी वो सेल भी फसल की सेल ही है, इंश्योरेंस का क्लेम मिलना। ठीक, वो बता रहा है। तो ये एग्रीकल्चर प्लांट कोई भी बेचो, फ्लावर पॉट में उगा के बेचो, ये सब एग्रीकल्चर है। बैम्बू भी लगाते हैं, ये भी एग्रीकल्चर है। बैम्बू ये उधर लगता है, रिद्धि सिद्धि एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, वहाँ बैम्बू की बहुत ज़्यादा खेती होती है, वहाँ लगता है, तो वो भी उगता है, उसमें क्या है, एग्रीकल्चर है। नेपाल से खेती की इनकम एग्रीकल्चर नहीं, क्योंकि नेपाल हमारा नहीं, वो फॉरेन कंट्री है, तो उसकी इनकम एग्रीकल्चर नहीं। नीचे कह रहे घास जंगल स्पॉन्टेनियसली उग गया, अपने आप उग गया, उसे काटा बेचा, एग्रीकल्चर नहीं है। डिविडेंड एग्रीकल्चर नहीं। इंटरेस्ट लेट पेमेंट का, रेंट का एग्रीकल्चर नहीं। पोल्ट्री फार्म एग्रीकल्चर नहीं। पानी बेचा एग्रीकल्चर नहीं। स्टैंडिंग क्रॉप खरीदी महंगी बेची काट के, एग्रीकल्चर नहीं, क्योंकि सब्सिक्वेंट ऑपरेशन से एग्रीकल्चर नहीं होती। जमीन बेची फायदे में, क्या हुआ, मैंने ना 1 एकड़ लैंड ले ली, 1 एकड़ खेती वाली जमीन ले ली, 10 लाख में मिल गई, मैंने 12 लाख में बेच दी जमीन, तो 2 लाख रुपए ये इनकम एग्रीकल्चर नहीं। वैसे कैपिटल गेन का चैप्टर बताएगा गांवों की जो रूरल एरिया, इसी हिसाब से रूरल एरिया में आ गई जो जमीनें, उनको बेचने से कैपिटल गेन आएगा, वो माफ है, ये बताएगा। जो जमीनें खेती की जमीनें रूरल एरिया में आ गई, उन जमीनों को बेचने से फायदा आए तो उस पर टैक्स माफ है, कैपिटल गेन माफ है। पर माफ है अलग बात है, एग्रीकल्चर इनकम नहीं। मैंने जमीन खरीदी 10 लाख की, रूरल एरिया में है, रूरल एरिया गांव में है, खेती की जमीन 10 की खरीदी, थोड़े दिन बाद 14 लाख की बेच दी, 4 लाख रुपए मेरी, वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। पर हाँ टैक्स लगेगा ना। कैपिटल गेन का एक चैप्टर पढ़ेंगे, वो कहता है जो विलेजेस में जमीनें हैं उन पे अगर आपको फायदा आएगा, बिजनेस की इनकम, खेती की इनकम नहीं माना जाएगा। चलो सुनो, 14 लाख की बैंक में एफडी करवा दी मैंने, बेच के 14 लाख है, एफडी करवा दी, उस पे इंटरेस्ट लगा 70,000 रुपए का इंटरेस्ट लग गया। क्या वो इंटरेस्ट एग्रीकल्चर इनकम है? नहीं, इंटरेस्ट एग्रीकल्चरल इनकम नहीं। ठीक, तो ये एग्जांपल दे रहा है क्या एग्रीकल्चर है क्या नहीं। और जमीनें पट्टे पे दे देते हैं, सुना होगा आपने, 40 साल 50 साल के लिए दे दी पट्टे पे, वो सेल ही होती है एक तरह से। मान लो 50 साल के लिए लीज पे दे दी जमीन पेट्रोल पंप वालों को, ले लो 50 साल के लिए 40 लाख रुपए ले लिए, तो लगभग वो सेल ही है, समझो सेल है वो। जो आपने यूं किराए पे दी है 40 ईयर 30 ईयर, उसमें इकट्ठा पैसा लेते हैं ना, लीज होल्ड प्रॉपर्टी लेता है वो आपसे, तो आप जो इकट्ठा पैसा लेते हो वो नजराना या सलामी बोलते हैं इसे, क्योंकि ये मोहम्मदन कल्चर में चलता था ये मुस्लिम लोगों के। तो ये वर्ड नजराना या सलामी भी उनका उर्दू का, तो नजराना सलामी उसे बोलते हैं जो इकट्ठे पैसे ले लेते हैं। तो वो सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड की तरह है, वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है, ये बता रहा है। माइन से कोयला निकल रहा है, मार्बल निकल रहा है, वो एग्रीकल्चर से कोई लिंक नहीं है उनका, वो कोई एग्रीकल्चर नहीं। कल को तो ऑयल वाला भी कह देगा कि पेट्रोल डीजल जमीन से ही निकलता है, इसको बेच के जो इनकम आएगी एग्रीकल्चर है। यूं तो फिर सब कुछ ही जमीन से निकलता है, गोल्ड भी जमीन से निकलता है, ठीक, ये फर्नीचर भी उसी लकड़ी से बनता है, नहीं, वो एग्रीकल्चर नहीं है। क्लियर कर लोगे। नमक बनता है, नमक एक बिजनेस है बनाना, वो समंदर से भी नमक बनाते हैं और ज़मीन से वो पत्थर वाला निकलता है ना, पाकिस्तान से ज़्यादा निकलता है, वो मुल्तान साइड से नमक आता है, जैसे वो मुल्तानी मिट्टी आती, पत्थर वाला नमक, तो वो बिजनेस है, वो कोई एग्रीकल्चर नहीं। वो समंदर से जाग से भी बनाते हैं ना, इधर गुजरात साइड नमक बनता है, वो भी क्या है, बिजनेस है, उसका भी कोई एग्रीकल्चर से लिंक नहीं। कोल्ड स्टोर चला रहे हो,
फ्रूट वेजिटेबल को प्रिजर्व करने के लिए कोल्ड स्टोर चला रहे हो तो प्योर बिजनेस है कोल्ड स्टोर। कोल्ड स्टोर का खेती से क्या मतलब, वो तो फसल रखने का किराया लेता है, वो इनकम क्या है, एग्रीकल्चर है। तो नीचे मद्रास हाई कोर्ट वर्सेस सीआईटी, सीआईटी मींस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और कभी SCHC लिखा हो समझ लेना, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, CID। तो केस के नाम नहीं, फैक्ट याद रखने हैं आपको मेनली कि ये एग्रीकल्चर है या नहीं। इतना पढ़ाओ, कल देखते हैं इसको आगे। कर लोगे?